हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और एक बार सभी साथी लाइव सेशन से जुड़ जाएंगे। जल्दी से आ जाओ भाई सभी, है ना। क्लास को फिर शुरू भी कर दें, तो बहुत जल्दी से सभी साथी एक बार क्लास से शेयर करेंगे और शेयर करते हुए जुड़ते भी रहेंगे। वो नहीं कहते हैं कि अविरल प्रयासों से सफलताएं हैं नहीं मिल जाती, तुम बाज बने लक्ष्य को गगन में उड़ने दो, उठे हैं कदम तुम मंजिल तक ना रुकने दो, लहराया है जीत का परचम इसे नई ऊंचाई की ओर लेकर के जाना है, लहराना है अपना परचम फिर से लहराना है। तो मेरे तमाम साथी एक बार लाइव सेशन को शेयर करेंगे और मैं दिनेश गुजर आपके साथ जुड़ चुका हूं और आज इतने पूरे होश और जवाब के साथ दोस्तों इनकी उसमों को इनकी औकात दिखाएंगे। और एक बार तमाम साथी एक बार क्लास को शेयर करेंगे और गजब तरीके से, भयंकर तरीके से इन क्वेश्चनों को सीधा उनकी औकात दिखाने का काम हम यहां से करेंगे। ये लो भैया आपका पहला क्वेश्चन, और ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा देखो, और कितना दमदार है ये क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन कितना दमदार रहने वाला है उसको भी जरा एक बार देख लो। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब किया गया। पहला क्वेश्चन है, गंगानगर जिले से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब किया जाता है। सुनना, अगर मैं बात करूं दोस्तों याद रख लेना कब दोस्तों जिले, है ना दोस्तों, याद रख लेना जिलों की। यदि मैं बात करूं तो याद रख लेना हमारा 1 नवंबर 1956 को। कब दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को दोस्तों 26वां जिला अजमेर बढ़ता है। कौन सा 26वां जिला अजमेर बना, या आपको नोट कर लेना है। 26वां बनता कौन है, अजमेर, आपको याद रख लेना है। फिर दोस्तों यहां से एक बात और नोट कर लेना है, 15 अप्रैल दोस्तों, कब की बात हो रही है, 15 अप्रैल दोस्तों, यहां से नोट कर लेना। 15 अप्रैल 1982 को हमारा धौलपुर बनता है। क्या बनता है, धौलपुर बनता है। ये भी आपको याद रख लेना, 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर बनता है। याद रखना मेरे भाई 10 अप्रैल, किस अप्रैल को, 10 अप्रैल दोस्तों, याद रखना 10 अप्रैल 1991। कब, 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बनते हैं। किन से 3 जिले बनते हैं, कौन कौन से आपको याद रखना है। एक तो दौसा बनता है, एक बारा बनता है, और एक आपका राजसमंद बनता है। ठीक है, एक दौसा, एक बारा गुरुदेव और एक राजसमंद, ये 3 जिले दोस्तों। बिल्कुल वाघाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो याद रख लेना 1991 में दौसा, बारा, राजसमंद, ये 3 जिले बनते हैं। फिर आपका एक बात और नोट कर लेना है दोस्तों, 12/7। अरे दोस्तों कब, आपको याद रखना 12/7 यानी कि 12 जुलाई दोस्तों। कब, 12 जुलाई 1994 को नोट करना है यहां से। 12 जुलाई 1994 को आपका हनुमानगढ़ जिला बनता है। कौन सा बनता है, हनुमानगढ़ आपका 12 जुलाई 1994 को जिला बनता है, ये आपको नोट कर लेना है। फिर दोस्तों आपको नोट करना 17 जुलाई दोस्तों। कब, अरे दोस्तों 17 जुलाई दोस्तों, याद रख लेना 17 जुलाई यहां से 1997, 17 जुलाई 1997 को करौली जिला बना। कौन बना भाई, करौली जिला बना था, ये आपको नोट कर लेना है। अब मैं नोट करना यहां से दोस्तों, याद रखना दोस्तों, कब दोस्तों 2023 में दोस्तों कितने जिले और बनते हैं। तो आप कहोगे गुरुजी 19 जिले बनते हैं। कितने जिले बनते हैं, यह आपको नोट करना, 19 जिले और बनते हैं। जिलों की संख्या 50 हो जाती है। कितने जिलों की हो जाती है, 50। लेकिन दोस्तों याद रख लेना दिसंबर 2024, कब, दिसंबर 2024 में दोस्तों इनको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, और मात्र कितने जिले बने थे, 8 नए जिले बने। कितने बने, 8 जिले नए बने थे, ये आपको नोट कर लेना है। किस समिति के सिफारिश पर, आपको नोट कर लेना है, पी राव समिति के सिफारिश पर। इसके दोस्तों याद रख लेना किशन राव बागड़े इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं, संरक्षक कौन देते हैं, किशन राव बागड़े, आपको नोट कर लेना है। बागड़े साहब इनके अध्यक्ष रहते हैं, आपके राज्यपाल, है ना। और एक संरक्षण में चलती है, और सदस्य कौन बनते हैं इसके वर्तमान सदस्य आपको नोट कर लेना है, सुरेश कुमार रावत हो जाएंगे। एक कौन होंगे, एक सुरेश कुमार रावत गुरुजी, ठीक है, सुरेश कुमार रावत जी इनके सदस्य थे। और एक आपको और नोट कर लेना यहां से, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। क्या, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इन नए जिले बनते हैं। नए जिले 8 कौन कौन से होते हैं, आपको नोट कर लेना। एक तो बालोतरा रहता है, एक कौन रहता है, बालोतरा रहता है, एक आपका डीग रहता है ना, एक आपका क्या रहता है, डीग रहता है। आपको याद रखिए, एक डीग रहता है, एक आपका सलूम्बर रहता है। कौन रहता है, सलूम्बर, एक डीग सलूम्बर, आपको याद रख लेना है। कोटपुतली बहरोड कौन रहेगा, कोटपुतली बहरोड रहेगा। खैरतल तिजारा यहां से नोट कर लेना है, खैरतल तिजारा। तो एक बात, कुचामन डीडवाना, कुचामन डीडवाना दोस्तों याद रखना, डीडवाना आपका नया जिला बनता है। इतने जिले दोस्तों याद रख लेना, नए जिले बनते हैं। ठीक है, तो इसका गंगानगर से उद्घाटन कब होता है, 12/7/1994 को होता है। और ये जिले तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये 26वां, ये 27वां है, ये 28वां है,
है ना, और इसके अंदर ही 29वां छिपा हुआ है और इसी के अंदर दोस्तों 30वां छिपा हुआ है। इसी ये दोस्तों 31वां जिला बनता है और ये 32वां जिला बनता है और 33वां जिला कौन बनता है? प्रतापगढ़ बनता है। कौन बनता है? प्रतापगढ़ 33वां बनता है। कब बनता है? 26 जनवरी 2008 को। प्रतापगढ़ भी 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला बनता है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत अच्छी बात है। चलो अगली बात पे। अरे कैसे जाम ही हो गए कि कमेंट वमेंट क्यों नहीं आ रहे तुम्हारे? ये भी याद रख लेना है। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलता है। सुनना भाई दोस्तों, याद रख लेना, ये राजस्थान आपका रहने वाला है। ये कौन रहने वाला है? ये राजस्थान आपका रहने वाला है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करूं दोस्तों उत्तर में कौन लगता है, तो उत्तर में कौन लगता है? आप कहोगे गुरुजी उत्तर में हमारे साथ पंजाब लगता है। कौन लगता है? पंजाब लगता है। ये आपको नोट कर लेना है। आपको पंजाब के दोस्तों पंजाब लगता है, बिल्कुल पंजाब लगता है। किसके साथ लगता है? तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ। किसके साथ? गंगा और हनु के साथ कौन लगता है? तो आप कहोगे गुरुजी पंजाब लगता है। इधर आप देखोगे तो इधर आपका कौन लगेगा? आपका हरियाणा लगेगा। कौन लगेगा? हरियाणा लगेगा। इधर आप देखोगे तो यूपी लगेगा। कौन लगेगा? यूपी लगेगा। इधर आप देखोगे तो इधर आपका कौन लगने वाला है? इधर आपका एमपी लगने वाला है। इधर आपका एमपी लगने वाला है। इधर देखोगे तो आप कौन लगने वाला है? गुजरात लगने वाला है। इधर आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है ना, ये आपकी दोस्तों कौन लगने वाला है? पाकिस्तान लगने वाला है। नंगा कंगला पाकिस्तान, इसके पास क्या है? ये पाकिस्तान इधर की साइड लगता है। बिल्कुल। रोजगार विद रमेश सर, रोजगार विद रमेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आपको नोट कर लेना यहां से। अगली बात एक सुनना ध्यान लगा करके जो समझनी है, तो आपसे पूछेगा कि धौलपुर के साथ भी सीमा, उदयपुर के साथ भी, उत्तर प्रदेश के साथ, इसके साथ और इसके साथ सीमा बनाने वाला यहाँ एक जिला पड़ता है धौलपुर। अरे कौन पड़ेगा? धौलपुर पड़ता है। ये भी आपको नोट करना है मेरे भाई। धौलपुर जिला उत्तर प्रदेश के साथ। यूपी दोस्तों याद रखना, एमपी दोस्तों सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ साझा करता है 1600 किलोमीटर। कितनी करता है? 1600 किलोमीटर। यूपी कितना करता है? ये आपको कमेंट सेक्शन में छापना है। यूपी कितना करता है, जबकि पंजाब कितना करता है? तो आप कहोगे गुरुजी 89 किलोमीटर। कितनी? 89 किलोमीटर पंजाब करता है। ये आपको याद रखना, ठीक है? बिल्कुल रख पाओगे ना इतनी बातें? बिल रख लेंगे गुरुजी, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है ना? क्या नोटिफिकेशन नहीं मिला क्या आप भी सभी को? तो मिल गया हो तो जल्दी से आ जाए एक बार। तो याद रख लेना, धौलपुर जिला दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ भी और एमपी के साथ भी सीमा साझा करता है। ये आपको नोट कर लेना, ठीक है? तो मध्य प्रदेश के साथ कुल 10 जिले लगते हैं राजस्थान के। कितने लगते हैं? 10 जिले राजस्थान के लगते हैं। आपको नोट कर लेना है। और एमपी के भी 10 ही जिले राजस्थान से लगते हैं। अगली बात पर, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक सीमित है? आपसे पूछ लिया कि थार का जो मरुस्थल है वो किन राज्यों तक फैला हुआ है। अब सुनना ध्यान लगा करके मेरे भाई, थार मरुस्थल को, इसको भी क्यों छोड़े जब ये सामने आ गया है ना, इसको भी नहीं छोड़ना है, थार मरुस्थल को भी। अगर मैं बात करूं, सुनना ध्यान लगा करके, ओ भाई साहब रे, नीचे वाला गुरुजी थोड़ा वो करो, है ना? ये आपको नोट करना है। ये जो फैला हुआ है दोस्तों, यहां से ये जो फैला हुआ है, ये जो फैला हुआ है, ये फैला हुआ है, कौन फैला हुआ है? आपका थार फैला हुआ है। कौन फैला हुआ है? थार फैला हुआ है। आपको नोट कर लेना, ठीक है? तो इसमें राजस्थान आ गए और आगे तक जाता है ये, है ना? ये आगे तक जाता है, आपको नोट कर लेना है। ऐसे दोस्तों ये कौन फैला हुआ है? थार का मरुस्थल फैला हुआ है। ये आपको याद रख लेना, थार का मरुस्थल। तो आप कहोगे गुरुजी यहाँ तो कौन आ गया? यहाँ तो पाकिस्तान आ गया, देश तो पाकिस्तान हो गया। फिर यहाँ आपको एक तो राजस्थान दिखेगा। कौन दिखेगा? राजस्थान। यहाँ मैंने बताया था आपका कौन है? पंजाब दिखेगा। यहाँ मैंने बताया कौन था? हरियाणा। मतलब 3 राज्यों के अंदर, यानी कि राजस्थान, पंजाब और गुजरात के अंदर नहीं फैला हुआ है। ये आपको नोट कर लेना है। तो आप कहोगे गुरुजी राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, नहीं भैया। तो आप कहोगे गुरुजी राजस्थान के अंदर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा के अंदर आपका कौन फैला हुआ? सॉरी, गुजरात के अंदर भी फैला हुआ अगर भारत के, तो ये जो हिस्सा है आपको, ठीक है? राजस्थान से जस्ट नीचे कौन आता है? गुजरात आता है। भारत की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? भारत के संदर्भ में पूछ रहा है। तो आपको नोट कर लेना, नंबर 4 आपका राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा के साथ दोस्तों थार का मरुस्थल फैला हुआ है। दिनेश सिंह गुजर, ठीक है? तो थार का मरुस्थल फैला हुआ है। अगली बात पे आपको आना है। राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मैं कहूं कि राजस्थान में लूनी बेसिन, लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये आपका दोस्तों कौन सा है? ये आपका राजस्थान है। एक बार सुनना ध्यान लगा करके, ये भूगोल है। अगर समझ में आ गई तो आ गई, और नहीं समझ में आई तो फिर नहीं समझ में आई, है ना? ये फिर करते रहना तुम। तो ये आपको नोट कर लेना मेरे भाई, ये आपको। तो
तो ये जिला पड़ता है यहाँ से अजमेर। अरे कौन सा जिला है? अजमेर है गुरुजी, ये आपको नोट कर लेना। अजमेर के अंदर यहाँ पहाड़ियां पड़ती है, क्या पड़ती है? पहाड़ियां पड़ती है। और कौन सी पहाड़ियां पड़ती है? नाग पहाड़ की पहाड़ी, ठीक है। तो कौन सी पहाड़ी? नाग पहाड़ की पहाड़ी पड़ती है। उस नाग पहाड़ की पहाड़ी से निकलती है, कौन निकलती है? आपकी लूनी निकलती है ना, नाग पहाड़ की पहाड़ी से निकलती है। और ये किस साइड में जाती है? इस साइड में आती है, आपको नोट कर लेना है ना, इधर ही आती है ना, लूनी नदी इधर जाती है और सीधी जाकर के किस में गिरती है? ये कौन है इधर? अरब सागर। तो अरब सागर में जाकर के गिरती है, कौन गिरती है? लूनी नदी। तो पूछा कि लूनी नदी जवाई बेसिन अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्षेत्र को दोस्तों, इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे गोडवाड़ प्रदेश। क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। लूनी नदी अपना जल कहां ले जाती है? अरब सागर में। लूनी नदी के पास यहाँ एक शहर पड़ता है दोस्तों, बालोतरा। यहाँ कौन है? बालोतरा, आपको नोट कर लेना, बालोतरा, बालोतरा। और इस बालोतरा के अंदर क्या आती है? बाढ़ आती है ना, बाढ़ आती है, आपको नोट कर लेना। सर्वाधिक लूनी नदी में बाढ़ कहां आती है? इस बालोतरा के अंदर आती है। तो ये भी क्वेश्चन मजे का क्वेश्चन है, बिल्कुल शैलेंद्र कुमार, बहुत अच्छी बात है। डी आंसर आप कर रहे हो। मृत नदी प्रदेश नहीं भैया, मृत नदी तो किसे कहते हैं? मृत नदी तो जो सरस्वती वाला प्रदेश होता है ना, उसे कहते हैं मृत नदी। सरस्वती जिसे कहते हैं वर्तमान में गग्गर नदी, उसे मृत नदी के प्रदेश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये आपको अजमेर की नाग पहाड़ से निकलती है, बालोतरा में जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। ये नदी कौन सी नदी वाली? लूनी नदी। आपसे पूछे कभी लूनी नदी की, है ना, तो लूनी नदी पूछ ले दोस्तों, याद रख लेना बिल्कुल। किसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई इसकी कितनी बताना है आपको, बताओ बताओ इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई कितनी है आपको कमेंट सेक्शन में, आपके लिए एक क्वेश्चन रहने वाला है कि लूनी नदी की लंबाई कितनी है। अगली बात पे आपको आना है। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी कि विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? नीलगिरी की, अरावली की, हिमालय की, एल्पस की? तो आपको कहना है गुरुजी यहां से आंसर हमारा अरावली होगा। कौन होगा? अरावली आंसर रहने वाला है। बहुत अच्छी बात है। तुम आ क्यों नहीं रहे आज? मेरे तो समझ में खुद के नहीं आ रहा। मेरे साथी क्लास को लाइव से शेयर जरूर करो ताकि सभी विद्यार्थियों को जुड़ जाए, है ना, जल्दी से। क्लास शुरू हुए 13-14 मिनट हो गई। ये आपको नोट कर लेना, अरावली दोस्तों। कौन है? अरावली। यहां से ये बात आपको नोट कर लेना, अरावली, है ना, अरावली को नोट कर लेना। अरावली आपसे पूछेगा दोस्तों, याद रख लेना, अरावली की दोस्तों कुल लंबाई। क्या पूछेगा दोस्तों? कुल लंबाई कितनी है? तो आप कहोगे गुरुजी इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो बताना है दोस्तों कितनी है? 692 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। आपको नोट कर लेना। राजस्थान में इसकी लंबाई, किसमें? राजस्थान में लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 550 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई है। आपसे पूछेगा कि विस्तार दोस्तों, है ना, विस्तार आपसे पूछे तो विस्तार बता देना है आपको। गुजरात दोस्तों याद रख लेना, गुजरात प्लस एक राजस्थान, आपका विस्तार में राजस्थान आएगा। फिर आएगा दोस्तों आपका कौन? हरियाणा आ जाएगा, है ना, और हरियाणा और फिर दिल्ली अंतिम। तो अंतिम समय में दोस्तों कहां तक जाती है? दिल्ली तक जाती है। आपको नोट कर लेना। खनिजों की दृष्टि से, खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण, खनिजों की दृष्टि से कैसी है? महत्वपूर्ण है। यह भी आपको नोट कर लेना, खनिजों की दृष्टि से। सबसे प्राचीन पर्वतमाला, है ना, सबसे क्या है? प्राचीन पर्वतमाला। ये भी आपको नोट करना, सबसे प्राचीन पर्वतमाला है कौन है? अरावली है, सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। यह आपको नोट कर लेना है। इसे दोस्तों नवी, इसे क्या माना जाता है? तो प्राचीन महाकल्प माना जाता है। तो क्या माना जाता है? इसके अंदर वनस्पति कैसी पाई जाएगी? अरावली के अंदर वनस्पति कैसी पाई जाती है? तो पर्वतीय वनस्पति कैसी पाई जाती है? पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। ये भी आपको याद रख लेना है। खनिजों का अजायब घर कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? खनिजों का अजायब घर कहते हैं। ये भी नोट कर लेना, खनिजों का अजायब घर इसे कहते हैं। अजायब घर, घर इसे कहते हैं गुरुजी, खनिजों का अजायब घर इसे कहते हैं। ये बात भी हमें नोट कर लेंगे आराम से। तो दोस्तों याद रखना, इसी अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई, है ना, सर्वाधिक ऊंचाई नोट कर लेना, सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही के अंदर है। सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान कौन है अरावली का? आप कहोगे गुरुजी सिरोही है सर्वाधिक ऊंचाई। कहां पर है मेरे भाई? सिरोही के अंदर आप कहने वाले हो सर्वाधिक ऊंचाई है। मेरे साथी, मेरे दोस्त पायल कुमारी, RJ2, ये सभी साथी जुड़े रहे हैं ना, क्वेश्चनों को ध्यान से समझ ले। मैं कमेंटों पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। अगर मैं ध्यान दे पाऊंगा तो जो मैटर मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं वो नहीं पूछा पाऊंगा अब तक। अगली बात आपको याद रख लेना कि सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही के अंदर होती है। सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऊंची चोटी का नाम आपसे पूछे तो गुरु सीकर है। कौन है? गुरु सीकर। और कितनी है? 1722 मीटर गुरु सीकर है। अब दोस्तों आपसे पूछेगा दोस्तों कम मध्य का भाग, है ना, तो मध्य दोस्तों याद रख लेना अजमेर के अंदर। मध्य कहां है?
अजमेर के अंदर है। और इसकी औसत ऊंचाई पूछ ले अरावली की तो कितनी है, 930 मीटर औसत ऊंचाई। क्यों औसत ऊंचाई कितनी है अरावली की, 930 मीटर आपको नोट कर लेना है। आपसे पूछे कि दोस्तों अरावली की, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो रघुनाथगढ़ कह देना। क्या कह देना, रघुनाथगढ़ दोस्तों आपको नोट कर लेना। और ये कितनी है, 1055 मीटर की है, ये आपको नोट करना। उत्तरी अरावली की है कहां, सीकर के अंदर है। ये बात भी आपको नोट करना है कि आपको याद रखना है। अरावली दोस्तों कैसी मानी जाती है, प्राचीन वर्तमान खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण अरावली। अगली बात पे, राजस्थान की खेड़ बर्मा गुजरात की सीमा से खेतड़ी तक अरावली की वर्तमान लंबाई, पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। सुनना ध्यान लगा करके, एक मैप छोटा सा याद रख लेना भाई, अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है ना, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है राजा। अगर ये समझ में आ गई ना, आज दोस्तों दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मेरी गारंटी है, ये आपको याद रखना। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां से दोस्तों कौन हो रही है, तो आप कहोगे गुरुजी ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है आपका अरावली का, है ना, ये क्षेत्र कहलाता है क्या, अरावली कहलाती है। क्या कहलाती है, अरावली कहलाती है। आपको नोट करना, राजस्थान के अंदर ये क्षेत्र अरावली कहलाती है। आपसे पूछा कि यहां से दोस्तों कौन पड़ती है, यहां पड़ती है आपकी, नोट करना खेड़, कौन सी पहाड़ी पड़ती है, तो आपको याद रखना अच्छा खेड़ बर्मा से गुजरात तक, तो यहां से दोस्तों आपका राजस्थान पड़ता है। यहां सिरोही की ये पहाड़ी है ना, फिर आकर के जाके दोस्तों ये आपका अजमेर वाला भाग है, ये दोस्तों अजमेर वाला भाग है। और ये क्षेत्र दोस्तों अंतिम क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या कहलाता है, ये झुंझुनू का है। किस क्षेत्र का है, झुंझुनू जिले का। और यहाँ पर जो पहाड़ियां होगी, ये जो पहाड़ी होगी, इस पहाड़ी का नाम है डोसी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, अंत राजस्थान में कहां से शुरू होती है, सिरोही से शुरू होती है। राजस्थान में कहां से, सिरोही से शुरू होकर के अंत कहां सा होता है इसका, डोसी की पहाड़ी तक। लेकिन भैया गुजरात में यहाँ एक पहाड़ी पड़ती है, क्या पड़ती है, यहाँ एक पहाड़ी पड़ती है और इस पहाड़ी का नाम है खेड़ बर्मा। कौन सी पहाड़ी दोस्तों, याद रख लेना, गुजरात के अंदर ये कौन है, खेड़ बर्मा पहाड़ी है। खेड़ बर्मा पहाड़ी से, और दोस्तों याद रख लेना राजस्थान की डोसी की पहाड़ी तक, किस पहाड़ी तक, डोसी की पहाड़ी तक। यहां से यहां तक की अरावली की लंबाई कितनी होगी, 600 किलोमीटर। कितनी होगी, 600 किलोमीटर। आंसर नंबर 3 आपका राइट रहने वाला है। क्या नंबर रहने वाला है, नंबर 3 आपका राइट रहने वाला है। बहुत अच्छी बात है। चलो अगली बात पे, अगर आपसे पूछता, अगर आपसे यहां से ये पूछ लेता, अगर इस पहाड़ी से और इस पहाड़ी की तक की कितनी होगी, तो 550 किलोमीटर होगी। लेकिन पूछा क्या है, खेड़ बर्मा की पहाड़ी और वहां की पहाड़ी। तो खेड़ बर्मा की पहाड़ी ये है कहां, गुजरात से दोस्तों, गुजरात प्लस राजस्थान, गुजरात प्लस राजस्थान की लंबाई पूछ ली आपसे, तो कितनी होगी, 600 किलोमीटर आप कह देना। अगली बात पे आना है मेरे साथी, मेरे अजीज मित्र, एक बार और क्लास को शेयर करेंगे ताकि ये संख्या है वो आपकी दिखे मेरे को, है ना। राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां स्थित है। किस किस की पहाड़ियां हैं, मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां। तो ये आपको नोट कर लेना, मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में पड़ती है। एक बात सुनना ध्यान लगा करके, इसमें भी मैप से समझ लो तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आ जाएगी तो, है ना। मैप से बिल्कुल समझ लेना, आपको याद रख लेना। ये आपका राजस्थान है। आपसे कहूं कि अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसे 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 4 भागों में। ये जो हिस्सा कहलाता है, ये कहलाता है मरुस्थल। क्या कहलाता है, मरुस्थल कहलाता है गुरुजी। ये हिस्सा मरुस्थल का हो गया। ये फिर दोस्तों आपकी कौन हो जाएगी, आपकी अरावली हो जाएगी, है ना। तो ये हिस्सा आपका कौन होगा, गुरुजी अरावली होगा, है ना। ये दोस्तों आपका कौन होगा, आप कहोगे गुरुजी ये जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, पूर्वी प्रदेश। क्या होगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश, है ना। तो मैदानी प्रदेश हो जाएगा। और ये जो हिस्सा होगा, ये जो हिस्सा होगा, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, पूर्वी पठारी प्रदेश। तो कौन कहलाएगा, पूर्वी पठारी प्रदेश। आपको याद रख लेना, पठारी प्रदेश, है ना। अब आपको नोट करना, आपका मुकुंदरा और बूंदी, बूंदी दोस्तों याद रख लेना, आपको पता है ना कि हाड़ौती के अंदर आती है। कहां आती है, हाड़ौती के अंदर आती है। और हाड़ौती के अंदर, हाड़ौती कहां पर आती है, पूर्वी पठारों में आती है। तो आपको कहना कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा प्रदेश, ये दिशा कौन सी है, दक्षिण, और ये दिशा कौन सी है, पूर्व है, इसलिए इसे कह दिया कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। आपको राइट आंसर कर देना यहां से नंबर 4। अगली बात पे, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है, यानी कि अरावली में नहीं है। इनमें से कौन सी श्रृंखला अरावली में नहीं, किस में नहीं है, अरावली में नहीं है, बोराट। ये दोस्तों आपको नोट करना, बोराट जो है, बोराट क्या है, बोराट सुनना ध्यान लगा करके। ये दोस्तों कहां पर है, ये दोस्तों उदयपुर का पठार है। क्या है, उदयपुर का पठार, आपको नोट कर लेना, बोराट का पठार उदयपुर में, है ना। तो ये भी आपको नोट कर लेना, बोराट। ये मुकुंदरा की पहाड़ियां, ये मुकुंदरा की पहाड़ियां किसमें है, हाड़ौती के अंदर, है ना। लसाड़िया, गिरवा की पहाड़ियां, गिरवा की कहां है, राज संबंध के अंदर है। गिरवा दोस्तों कहां है, राज संबंध के अंदर है।
लसाड़िया आपका कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। लसाड़िया कहाँ है? उदयपुर के अंदर ही है। तो दोस्तों कौन नहीं है? मुकुंदरा की पहाड़ियां इसमें अरावली में शामिल नहीं होती। हाड़ौती की पहाड़ियां अरावली में शामिल नहीं होती। गुरु क्या बात है भाई। शैलेंद्र कुमार गुरु 450 OST बीबी आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो अगली बात पे आपको आना है। विंध्य कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह विंध्य कगार। नोट करना विंध्य दोस्तों, आपको नोट करना विंध्य दोस्तों। आपका नाम तो सुना होगा ना विंध्य, विंध्य दोस्तों आपने नाम तो सुना होगा, बिल्कुल सुना है ना गुरुजी, है ना। तो विंध्य कगार है आपकी कहां? तो एमपी के अंदर है। विंध्य कगार कहां है आपकी? एमपी के अंदर है। तो एमपी के अंदर से दोस्तों कौन सी नदियां निकलती है? तो आप कहोगे इस विंध्य कगार से निकलती है गुरुजी, यहां से एक पहाड़ी पड़ती है। कौन सी पहाड़ी? ये पहाड़ियां पड़ती हैं। और दोस्तों याद रख लेना जाना पाव की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? जाना पाव की पहाड़ियां। और जाना पाव की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और राजस्थान की तरफ आती है, उसका नाम है चंबल। कौन सी नदी निकलती है? चंबल। और आपको नोट कर लेना फिर जाकर के इसमें इसी से निकल करके एक नदी और आती है इन पहाड़ियों से दोस्तों, है ना। और एक नदी और मिलती है और वो मिल जाती है, कौन सी नदी मिल जाती है आपकी? और ये जो नदी है वो काली सिंध। कौन सी नदी है? तो काली सिंध दोस्तों नदी मिल जाती है। और ये दोनों नदियां मिलती हैं और ये आपको नोट कर लेना किसकी है? विंध्य कगार की है, आपको नोट कर लेना। तो काली सिंध और पार बनास चंबल नदी यहां से राइट आंसर रहने वाला है। चलो अगली बात पे आना है। अगली बात क्या कहनी है? राजस्थान में विंध्य कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? यानी कि राजस्थान में विंध्य कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो विंध्य जो कगार है वो विंध्य दोस्तों आपको नोट कर लेना, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल्दी के तरंगे, ऐसे दोस्तों आपको नोट करना। जहां विंध्य सुना है आपने तो ये किससे? ये बलवा पत्थर की निर्मित है। किससे निर्मित है? तो आप कहोगे गुरुजी ये बलवा पत्थर से निर्मित है। हिमालय की जो है तो ये बलवा पत्थर से विंध्य कगार हमारी निर्मित है। तो किस निर्मित है? तो बलवा पत्थर आप कहने वाले हो। और तुम्हारी संख्या लगातार घट क्यों रही है भाई? समझ में नहीं आ रहा क्या बात है? मैं तो बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आया हूं, लेकिन बेहतरीन आप भी तो बिल्कुल बहुत अच्छा है। एफर्ट एक बार लगाओगे मेरे साथी, मेरे जितने भी दोस्त मेरे मित्र हैं, बिल्कुल एक बार सभी साथी लाइव सेशन को शेयर जरूर कर देंगे और बेहतरीन तरीके से, ठीक है, खींच करके लेंगे इन क्वेश्चनों को इनकी बिल्कुल। तो याद रखना डग उच्च दर भूमि भूमिया अवस्थित है, यानी कि डग गंगधर, यानी कि कौन सी भैया? डग और गंगधर भूमि किस में अवस्थित है? आपको कहना कि गग डर भर ये भूमि दोस्तों आपको नोट कर लेना है। ये दोस्तों नागौरयुच भूमि के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? नागौरयुच भूमि के नाम से नोट कर लेना। नागौरयुच भूमि ये दोस्तों क्या कहलाती है? ये कुबड़ पट्टी कहलाती है ना दोस्तों, याद रख लेना। कुबड़ पट्टी आपको नोट कर लेना, कुबड़ पट्टी कहलाती है। इसे ही कहते हैं दोस्तों बांका पट्टी। इसे ही क्या कहते हैं? बांका पट्टी भी इसे कहते हैं। तो ये भी आपको नोट कर लेना, कुबड़ पट्टी बांका पट्टी, यहाँ से नागौरी उच्च भूमि या प्रदेश आपको याद रख लेना। ठीक है गुरुजी, रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हाँ चलो अगली बात पे। राजस्थान में बांगर और मरु है। राजस्थान में बागर और मरु के नाम से जानी जाती है। जल निकासी व्यवस्था, भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक, जिलों, यानी कि ये क्या मानी जाती है कि राजस्थान में बागर और मरु। देखिए दोस्तों बागर क्या होती है आपको नोट कर लेना। बागर क्या होती है ये आपको बताना कि बांगर दोस्तों आपकी याद होती है ना, तो भूमि नहीं होती है, वो क्या होती है? भूमि। बांगर और खादर आपने कभी नाम सुना हो तो बांगर और खादर, तो ये वो है बांगर और खादर, है ना। और ये दोस्तों आपको नोट करना मरु दोस्तों क्या कहलाता है? ये मरु क्षेत्र है दोस्तों आपका कौन कहलाता है? मारवाड़ कहलाता है कि नहीं कहलाता गुरुजी? कहलाता तो है मरु क्षेत्र। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। हाँ गजब मेरे साथी मेरे दोस्त। अगली बात, बोराट का पठार की औसत ऊंचाई। आपसे कभी पूछे दोस्तों, कभी पूछे क्या? आपसे पूछे दोस्तों याद रख लेना कभी, माउंट आबू पठार की ऊंचाई कितनी? अरे दोस्तों आबू पठार की ऊंचाई कितनी है? आपसे कभी पूछे दोस्तों नोट कर लेना, आबू दोस्तों, है ना। आपसे कभी पूछे उड़िया के पठार की ऊंचाई कितनी है? उड़िया के पठार की ऊंचाई कितनी है? आपसे पूछे दोस्तों कौन से पठार की? दोस्तों बोराट के पठार की ऊंचाई कितनी है ना, तो यह आपको बताना है। उड़िया का पठार की ऊंचाई कितनी है आपको बताना, आबू पठार की ऊंचाई कितनी है। तो उड़िया का पठार कितना है? ठीक है, आबू का पठार 1360 है, आपको नोट कर लेना है। इससे 160 मीटर कम है तो आपको नोट कर लेना है। ऐसे कितना है तो आपको याद रख लेना गुरुजी, आबू का पठार इससे 160 मीटर नीचा है, तो याद रख लेना। उड़िया का पठार कितना है और बोराट का पठार कितना है?
तो बोराट का पठार आपका होगा 1225 मीटर। कितना होगा बोराट का पठार? 1225 मीटर। इसका मतलब इसका 4 आंसर राइट रहने वाला है। डी आंसर। शैलेंद्र कुमार बी आंसर कर रहे हैं। नहीं यार शैलेंद्र, ऐसा तो नहीं हो सकता। 1014 मीटर तो बोराट का पठार। त्रिकुट और नाकोड़ा की पहाड़ियां राजस्थान के क्रमशः कौन से जिले में है? आपको याद रख लेना कौन सी पहाड़ियां। त्रिकुट। आपसे कभी पूछे माल खेत की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां? माल खेत की पहाड़ियां आपसे पूछे, माल खेत की पहाड़ियां कहाँ है ना? आपसे पूछे दोस्तों याद रख लेना कौन सी पहाड़ियां। आपसे पूछे गिरवा पहाड़ियां कहाँ है, गिरवा पहाड़ियां कहाँ है आपसे पूछे लेगा, है ना? आपसे पूछे कभी हर्षनाथ पहाड़ियां कहाँ है ना? हर्षनाथ पहाड़ियां कहाँ है आपको पूछेगा, हर्षनाथ पहाड़ी कहाँ है। आपसे पूछे रघुनाथगढ़ पहाड़ी कहाँ है, आपसे पूछे रघुनाथगढ़ पहाड़ी कहाँ है, रघुनाथगढ़ पहाड़ी कहाँ है। आपसे कभी पूछे मेरवाड़ा पहाड़ियां कहाँ है, मेरवाड़ा पहाड़ियां कहाँ है, मेरवाड़ा पहाड़ियां। तो ये तमाम क्वेश्चन बनते हैं यहां से, एक बार नोट कर लेना यहां से मेरवाड़ा और ये कहाँ कहाँ है। तो ये माल खेत की पहाड़ियां आपको होंगी झुंझुनू। कहाँ कहोगे? झुंझुनू कहने वाले हो। माल खेत की पहाड़ियां आपकी झुंझुनू। गिरवा आपके दोस्तों उदयपुर दोस्तों, है ना? गिरवा आपकी कहाँ है? उदयपुर राजसमंद के बीच वाला भाग है। हर्षनाथ दोस्तों आपको नोट कर लेना अलवर यहां से, और हर्षनाथ कहाँ? अलवर यहां से। रघुनाथगढ़ दोस्तों सीकर दोस्तों, रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर के अंदर। मेरवाड़ा दोस्तों आपको याद रख लेना अजमेर की पहाड़ियों को मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है ना, आपको नोट कर लेना, कभी पूछ लेगा। बाकर दोस्तों, है ना? बाकर दोस्तों नोट कर लेना। बाकर सिरोही में दोस्तों, किसमें? सिरोही क्षेत्र में दोस्तों बाकर होती है। तीरव ढाल वाली पहाड़ियां होती है। ये क्या होती है? तीरव ढाल वाली पहाड़ियां होती है, सिरोही के अंदर बाकर कहलाती है। और आपसे पूछे नाकोड़ा दोस्तों, कौन सी? अरे आपसे कभी पूछ ले 56 की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां? 56 पहाड़ियां आपको नोट करना। 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां आपकी कहाँ है? तो 56 की पहाड़ियां आपको बताना कि बालोतरा दोस्तों कहाँ है? अरे बालोतरा आपसे 56 की पहाड़ियां याद रख लेना है, बालोतरा के अंदर है। और दोस्तों आपसे पूछे कि त्रिकुट पर्वत, अरे दोस्तों त्रिकुट पर्वत कहाँ है आपका? जैसलमेर। त्रिकुट पर्वत कहाँ है? जैसलमेर आपको नोट कर लेना, ठीक है? जैसलमेर। और दोस्तों नाकोड़ा कहाँ है? आप कहोगे गुरुजी नाकोड़ा तो बाड़मेर के अंदर है ना, नाकोड़ा कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है। इसका मतलब 1 नंबर इसका ठीक आंसर रह गया। बहुत अच्छी बात। हरचना सिरकर मालखेत झुंझुनू गिरवा उदयपुर के अंदर, मेरवाड़ा अजमेर के अंदर। दिव्या आंसर राइट कर रही है। आर जांगड़ा प्रणाम गुरुदेव प्रणाम भाई, है ना? मैं कब का वेट कर रहा हूं आपका, फिर भी दोस्तों क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो, कमेंट ही नहीं आ रहे हैं। अगला दोस्तों याद रख लेना कौन है? वाष्पोत्सर्जन राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले की है? आपसे कभी पूछे मेरे भाई दोस्तों नोट कर लेना वार्षिक दोस्तों, ये तो वाष्पोत्सर्जन वाली बात। आपसे कभी पूछे वर्षा सर्वाधिक कहां होती है? आपसे कभी पूछे वर्षा सर्वाधिक कहां होती है? आपसे कभी पूछे आंधियां सर्वाधिक कहां आती है ना, आंधियां सर्वाधिक सबसे कहां आती है आपको नोट कर लेना है। आपसे कभी पूछे वर्षा वाला स्थान, अरे दोस्तों याद रखना वर्षा वाला स्थान। आपसे कभी पूछे सबसे गर्म स्थान दोस्तों, कौन? सबसे गर्म स्थान राजस्थान का। आपसे पूछे गर्म जिला कौन सा है ना, सबसे गर्म जिला दोस्तों आपको नोट कर लेना है, गर्म जिला कौन सा है। और आपसे पूछे दोस्तों सबसे गर्म जिला कौन सा है, आपको याद रख लेना। ये तमाम बातें दोस्तों यहां से याद रखना। वर्षा दोस्तों सर्वाधिक कहां होती है, आपको याद रख लेना झालावाड़ में। वर्षा कहां होती है? झालावाड़ के अंदर होती है। आंधियां सर्वाधिक कहां चलती हैं? गंगानगर के अंदर आंधियां सर्वाधिक चलती हैं। वर्षा का स्थान कौन सा है? तो आप कहोगे गुरुजी माउंट आबू। ये राजस्थान का क्या कहलाता है? राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है। क्या कहलाता है? चेरापूंजी कहलाता है, आपको नोट कर लेना है। इसे ही राजस्थान का शिमला कहते हैं, शिमला भी सही कहते हैं राजस्थान का, ये बात भी आपको नोट करना है। गर्म स्थान दोस्तों फलोदी है ना, गर्म स्थान तो कौन सा होगा? जिला फलोदी हो गया, ये आपको नोट कर लेना, फलोदी होगा, है ना। और गर्म स्थान बाप बन जाएगा, फलोदी के अंदर ही है बाप, है ना। तो गर्म जिला भी आपका फलोदी। पहले दोस्तों कौन सा था? चूरू था, पहले कौन सा? चूरू था। तो ये आपको नोट करना, पहले चूरू था तो अब जिला बन गया फलोदी, तो फलोदी रहने वाला है। यहां से ये बात आपको नोट करना। और ये जैसलमेर है, जिला कौन सा है? यहां से डी आंसर। वाष्पोत्सर्जन राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण। बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान का चेरापूंजी आंधी 27 दिन आती है, यही बात है, यही बात है। ITZ राहु फलोदी, बहुत अच्छी बात है। अगली बात आपको आना है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। मृदा प्रकार एवं क्षेत्र के युग्मों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, यानी कि इन मृदा में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? एरिडोसोल्स मृदा अर्ध शुष्क क्षेत्र में बात सत्य है। अल्फीसोल्स आर्द्र कहलाती है, ये भी बात सत्य है।
एन्फिसोल्स अर्ध आर्द्र उपाद्र कहलाती है। ये बात भी सत्य है, लेकिन गलत कौन है? वर्टिसोल शुष्क क्षेत्र में थोड़ी आएगी, है ना, तो शुष्क क्षेत्र में नहीं आएगी वर्टिसोल, ये आपको नोट कर लेना है। शुष्क क्षेत्र में कौन आएगी? तो आपको शुष्क क्षेत्र में कौन आएगी वो कमेंट सेशन में आपको छापना है कि शुष्क क्षेत्र में कौन आएगी, ये आपको कमेंट सेशन में छापना है, और जल्दी से छाप के और जल्दी से लिखोगे कि शुष्क क्षेत्र के अंदर कौन से आएगा। अब आपको नोट करना कोपेन के अनुसार, मेरे भाई तुम जा कहां रहे हो, है ना, तो कोपेन के अनुसार किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी किसके अनुसार? अरे मेरे भाई कोपेन के अनुसार। और कोपेन की यदि मैं बात करूं राजा, तो कोपेन की BSHW यहां से नोट कर लेना है। BSHW के तहत कौन कौन आते हैं, तो आपको याद रख लेना, ये जो हिस्सा है राजस्थान का, ये जो हिस्सा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे आगे आने वाले हैं। राजस्थान का ये जो हिस्सा है, राजस्थान का ये जो हिस्सा है, ये जो राजस्थान का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसका जो भाग है वो क्या कहलाता है? तो आप कहोगे गुरुजी BSHW। कौन सा कहलाता है? BSHW। इसके अंदर दोस्तों कौन कौन आ जाते हैं? मरुस्थल वाला क्षेत्र कहलाता है BSHW। तो यहाँ आपका दोस्तों इसी के अंदर आ जाएगा, आपका कौन आ जाएगा? तो आप कहोगे गुरुजी यहाँ बाड़मेर भी आता है ना, यहाँ पर दोस्तों नागौर भी आ जाता है ना, यहाँ पर आपका जोधपुर भी आ जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। यहाँ आपका फलौदी भी आ गया है, आपको नोट कर लेना। तो बाड़मेर आ गया, जोधपुर आ गया, नागौर आ गया और सीकर आ गया, यानी कि नंबर 3, है ना। नंबर एक आंसर यहाँ पर राइट है। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, ये दोस्तों इस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। ये आपको नोट करना है, ये जो जलवायु प्रदेश है, और किसके अनुसार दोस्तों? कोपेन के अनुसार आपको नोट कर लेना। अगली बात पे आपको आना है, राजस्थान में निम्न बेसिनों में से कहां अधिकतम बीहड़ भूमि? अरे दोस्तों कौन सी भूमि? बीहड़ भूमि पाई जाती है। बीहड़ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किसमें पाया जाता है? तो आप कहोगे बीहड़ भूमि। तो बताओ रे, देखा तुम ही बताओ, बीहड़ भूमि, है ना, तुम बताओ गुरुजी, हम जुड़े हुए हैं और हमें भी आंसर देने दो, बीहड़ भूमि हम बता देंगे ना। ITZ राव 1 नंबर कह रहा है। अरे कोई जल्दी से करो कमेंट, तुम्हारे कमेंट क्यों नहीं आ रहे? एक बच्चा लाइव कमेंटों में जुड़ा है, चैट में दिखाई दे रहा है, ITZ राव के जा रहे हैं बस, बाकी कहां गए तुम सारे के सारे? तो ये आपको नोट कर लेना यहाँ से, बीहड़ भूमि दोस्तों। और कौन सा क्षेत्र? आप कहोगे गुरुजी चंबल, बहुत अच्छी बात है, आपको याद रख लेना चंबल, बिल्कुल ये बात भी आपको याद रख लेना कि चंबल यहाँ से 1 नंबर आपका ठीक है ना। तो ये अगली बात पे आपको आना है, किस नदी को वरहा या लसवारी के नाम से जाना जाता है? अरे वरहा और लसवारी के नाम से किसको जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? वरहा या लसवारी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गुरुजी वरहा और लसवारी किसे कहते हैं? अरे राजांगड़ा, आर जांगड़ा, लसवारी किसे कहते हैं? तो आप कहोगे गुरुजी ये हम बता देंगे, बहुत अच्छी बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। यूं तो बिल्कुल यूं खफाई हो रहे हैं हम सारे के सारे, यूं हम भी बोल गुरुजी आज हम नहीं जुड़े, है ना, हम शादी में जीम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम जीम रहे हैं भाई साहब रे, तुम तो तुम ही हो ना। तो नदी कौन सी आएगी? तो आप कहोगे गुरुजी रूपा रेल। कैसी नदी है? रूपा रेल। आपको आंसर 1 नंबर यहाँ से राइट कर लेना। अगर मैं बात करूं दोस्तों रूपा रेल की, तो ये दोस्तों कैसी है? अंतःप्रवाह नदी। कैसी है? अंतःप्रवाह नदी। आपको नोट कर लेना अंतःप्रवाह नदी। और दोस्तों गुरुजी राजस्थान के अंतःप्रवाह नदी कौन सी सबसे बड़ी है? तो आप कहोगे गुरुजी घग्गर नदी सबसे बड़ी, है ना, सबसे बड़ी। आपको नोट कर लेना कैसी है? अंतःप्रवाह नदी है। फिर दोस्तों याद रख लेना अंतःप्रवाही कौन है? कांतली नदी। एक नदी कौन सी है? कांतली नदी भी अंतःप्रवाह है। साबी नदी भी अंतःप्रवाह है, आपको नोट कर लेना है। खंडेला दोस्तों आपको नोट कर लेना। खारी दोस्तों, खारी भी है। और मेंथा दोस्तों नोट कर लेना है, मेंथा भी आपकी कैसी है? तो कहोगे गुरुजी आपको याद रख लेना की सारी कैसी है, इनमें से याद रख लेना रूपा रेल, कांतली। तो यहां से कौन आएगा? वरहा या लसवारी के नाम से जानी जाती है। तो कौन जानी जाती है? रूपा रेल नदी, वरहा और बसवारी के घरघर नदी, बिल्कुल घरघर नदी। ये आपको घग्गर नदी है ना, घरघर नदी। तो घरघर नदी नहीं है वो, आपको नोट कर लेना घग्गर नदी है। और एक बात और नोट करना, कारू कारू अंतर सागरी में घाघरी, ये आपको नोट। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र की नदियों के नाम से जानी जाती है? किसके नाम से जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदियों में शामिल है? नहीं है भाई, शामिल नहीं है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। देखिए दोस्तों नदियां दोस्तों राजस्थान की बात करूं दोस्तों, नदियां राजस्थान की दो दोस्तों याद रखना, कैसे दोस्तों भागों में बटी होती है, 2 भागों में बटी होती है। एक तो दोस्तों आपको नोट करना अरब सागर की तरफ जाती है। किस तरफ जाती है? अरब सागर की तरफ जाती है। और एक आपकी जाती है, आपको नोट कर लेना बंगाल की खाड़ी की तरफ। किसकी तरफ? बंगाल की खाड़ी की तरफ आपको नोट कर लेना गुरुजी, बंगाल की खाड़ी की तरफ।
इनमें से कौन सी है जो अपना तत्वा, कौन सी बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है? गुरुजी चंबल जाती है। चंबल क्या करती है? जाती है। तो चंबल आपको नोट कर लेना, बंगाल की खाड़ी में हो जाएगी कि नहीं होगी? बिल्कुल चंबल होगी। बनास होगी बंगाल की खाड़ी में। बाणगंगा नदी पे बंगाल की खाड़ी में जाती है। कौन जाती है? बाणगंगा। बच कौन गई भैया? लूणी। लूणी नदी किधर ले जाती है? लूणी नदी अपना जल इधर ले जाती है। सुकड़ी नदी इधर ही जाती है। कौन सी जाती है? सुकड़ी। दोस्तों आपको नोट कर लेना, सुकड़ी। सुकड़ी यहां से नोट कर लेना। मीठड़ी दोस्तों याद रख लेना। जोदड़ी और लीलड़ी, जोदड़ी और लीलड़ी भी इसी के सहायक नदी है, तो ये भी इस तरफ ही जाएंगे, है ना। ये आपको याद रख लेना। गुरुजी रखेंगे क्यों नहीं, है ना। लूणी नदी आपको याद रखना। अगली बात है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी संबंधित जिला सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सा जिला सही सम्मिलित नहीं है? डाई नदी अजमेर के अंदर। तो देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों, अजमेर के अंदर कौन सी है? डाई नदी, है ना। कौन सी नदी? डाई नदी अजमेर के अंदर। बाणगंगा नदी गुरुदेव जयपुर के अंदर। काकनी नदी जैसलमेर के अंदर। और वात्रक बांसवाड़ा के अंदर। बताओ रे, देखा ये दोस्तों काकली नहीं, ये आपकी कौन सा काकली नहीं, ये काकने होगी शायद, है ना। ये आपको नोट करना है। ये कौन सी है? काकने दोस्तों नदी है, ये आपको याद रखना है। ये जैसलमेर के अंदर राइट है। वात्रक नदी बांसवाड़ा के अंदर नहीं है। वात्रक नदी कहां नहीं है? बांसवाड़ा के अंदर नहीं है। सही आंसर दे रहे हो तुम, नंबर 4 आंसर दो, है ना। नंबर क्या दो? 4 नंबर आंसर दे दोगे यहाँ पर। अगली बात पे आपको आना। अरे भाई कहा, बिल्कुल। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है। नोट करना दोस्तों, माही नदी। किसकी नदी की बात करूं दोस्तों? माही नदी आपको नोट कर लेना, माही नदी। अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये आपको राजस्थान के अंदर दिखेगी। कहां दिखेगी? तो राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में। किससे में? दक्षिणी राजस्थान में आपको नोट कर लेना है। कर्क रेखा को 2 बार काटती। किसको काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपको नोट करना है कि गुरुजी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। एक बात और नोट कर लेना है ना दोस्तों, कौन सा बांध इस पर बना हुआ माही नदी पर? तो आप कौन सा बांध बने होगे, बिल्कुल, है ना। तो आपको बांध बताना है, बांध कौन सा है इस पर। तो बांध कौन सा, ये आपको कमेंट सेक्शन में छापना है कि कौन सा बांध बना हुआ है। और माही बजाज सागर बांध परियोजना संयुक्त उपक्रम है। तो किस किस की उपक्रम है? ये गुजरात और राजस्थान की है। आपका नंबर 2 यहाँ से राइट आंसर। बहुत अच्छी बात है। आंसर कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। एक गुजरात की है और किसकी है? आपकी उत्तर राजस्थान की है। तो ये गुजरात और राजस्थान की है। कौन सी? माही परियोजना आपको नोट कर लेना है। अगर मैं यहां से नोट करूं दोस्तों, दक्षिणी सिरे में बहती है। और जिला आपसे पूछे तो कौन सा? डूंगरपुर नोट कर लेना। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा आपको याद रख लेना, बांसवाड़ा। और ये इसी क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? डूंगरपुर क्षेत्र के अंदर दोस्तों। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में दोस्तों एक नदी और मिलती है। यहाँ पर बना हुआ है क्या है? बेणेश्वर धाम इसी नदी के किनारे बना हुआ। कौन सा? बेणेश्वर धाम दोस्तों याद रख लेना, इसी नदी के किनारे बना हुआ है। बेणेश्वर धाम आपका इसी नदी के किनारे बना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की कौन संयुक्त परियोजना है? तो चंबल आपकी नोट कर लेना, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश व राजस्थान की कौन है? तो आप कहोगे गुरुजी उत्तर प्रदेश व राजस्थान की कौन है? तो यह आपको बताना है। पंजाब व राजस्थान की कौन है? तो आप कहोगे IGNP, है ना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किसकी की है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब हरियाणा कल ही पढ़ा था ना, गलत है दिव्या, कल ही पढ़ा था, आज गलत। गुजरात राजस्थान है, गुजरात राजस्थान है। लूणी नदी बांसवाड़ा है। दिव्या कल ही पढ़ा था, आज गलत है। अच्छा, तूने ध्यान से नहीं पढ़ा, आपको नोट कर लेना यहां से। गुजरात और राजस्थान की कौन है? माही बजाज सागर संयुक्त उपक्रम है। अगली बात पे आपको, कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना सिंचाई जलप्रपात नहीं करता? यानी कि सिद्धमुख जल। अब आपसे पूछेगा दोस्तों IGNP, दोस्तों नोट कर लेना कौन सी दोस्तों? IGNP से कौन कौन जिले आपको नोट कर लेना यहां से। तो IGNP की यदि मैं बात करूं दोस्तों, इसकी दोस्तों याद रखना किससे निकाली गई है? ये सतलुज नदी से। किस नदी से? सतलुज प्लस व्यास नदी से निकाली गई है। आपको नोट कर लेना है। ये दोस्तों कहां से निकाली है? ये पंजाब से निकाली गई। कहां से निकाली गई? पंजाब से निकाली गई है। आपको नोट कर लेना है दोस्तों, पंजाब से राजस्थान तक। ठीक है, पंजाब से राजस्थान तक इसकी कुल लंबाई कितनी? अरे इसकी कुल लंबाई राजस्थान तक कितनी है? 204 किलोमीटर। कितनी है? 204 किलोमीटर। इसे क्या कहते हैं? इसे फीडर नहर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फीडर नहर कहते हैं। इसमें दोस्तों किसी को, हाँ बिल्कुल। और फिर आपसे पूछेगा कि मुख्य नहर। अरे दोस्तों नोट कर लेना, मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? आप कहोगे गुरुजी 445 किलोमीटर इसके मुख्य नहर की लंबाई है।
एक बात और नोट कर लेना, मुख्य नहर की लंबाई होगी 1984 के बाद इसका नामकरण हुआ। कब हुआ? 1984 के बाद इंदिरा गांधी नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? आईजीएनपी नाम पड़ा। आईजीएनपी नाम पड़ा। इससे पूर्व दोस्तों इसका गंग नहर था, आपको नोट कर लेना, आईजीएनपी नाम इसका पड़ जाता है। ये दोस्तों कौन, ये आपको नोट करना है ना। और एक आपकी होगी कौन सी? सिद्धमुख नहर परियोजना, है ना। कौन सी नहर परियोजना? सिद्धमुख। तो सिद्ध जो मुख है, ये सिद्धमुख नहर परियोजना किसको पानी नहीं देती? ये आपको बीकानेर को पानी नहीं देती है, आपको नोट कर लेना। किसको पानी नहीं देती? बीकानेर को। आपसे कभी पूछ ले बिशलपुर परियोजना, कौन सी? बिशलपुर परियोजना, ये किसको पानी की पूर्ति करवाती है? तो आप कहोगे गुरुजी जिला तो ये टोक के अंदर पड़ती है। जयपुर को पेयजल आपूर्ति किसको देती है? जयपुर को पेयजल आपूर्ति कराती है। कौन? पेयजल आपूर्ति कराने वाली नदी वो कौन है? बांध। तो बिशलपुर बांध परियोजना है। बिल्कुल। हनुमानगढ़ गंगानगर चूरू करता है सर, बीकानेर नहीं करता, यही बात है ना। तो ये भी लेता है, हनुमानगढ़ भी लेता है, बीकानेर श्री गंगानगर चूरू भी लेता है, लेकिन कौन नहीं लेता है? बीकानेर में इसका पानी नहीं पूछता, ये आपको याद रख लेना है। अगली बात, राज्य में हरित राजस्थान योजना क्रियान्वित की जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? कौन सी दोस्तों याद रखना? हरित। हरित नोट कर लेना एक बार। कौन सी नोट करना? हरित नोट करना। और हरित अगर मैं बात करूं हरित राजस्थान, तो हरित राजस्थान की यहां से एक बात और नोट कर लेना कि जो हरित जो राजस्थान है, वो हरित राजस्थान की योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आप कहोगे गुरुजी इसका उद्देश्य एक ही है। क्या उद्देश्य है मेरे भाई इसका? इसका दोस्तों उद्देश्य है, कौन सा उद्देश्य है? कि वन लगाना। क्या लगाना? वन क्षेत्र विकसित करना। इसका उद्देश्य बहुत सीधा सीधा उद्देश्य यही है कि गुरुजी इसका वन क्षेत्र विकसित करना इसका उद्देश्य हो जाता है। क्या कर जाता है? कि वन क्षेत्र इसका उद्देश्य हो जाता है। आई जेट राहु है ना, ये सारे के सारे कमेंट नहीं कर रहे और 10-11 जुड़े हुए हैं। कैसा दोस्तों सुन के आनंद ले रहे हो तुम, है ना। अरे मेरे भाई उठा के आई एच तो लिख दो। क्या लिख दो? एच तो लिख दो। सारे के सारे न जाने कहां गए आज तो पता ही नहीं भाई साहब। आपको नोट करना क्रियान्वित यानी कि वन क्षेत्र, आपको याद रख लेना। अगली बात पे, तू आज तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। गमधर का जैव विविधता पार्क है। अरे कौन सा पार्क? और गुरुजी गमधर जैव पार्क। कौन सा पार्क? गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में बनने जा रहा है? जैव विविधता पार्क आपको नोट करना। कौन सा पार्क? जैव विविधता पार्क राजस्थान के किस जिले में है? तो चूरू, करौली, सीकर, उदयपुर, है ना। जैव विविधता ये पार्क दोस्तों आपको याद रखना। जैव विविधता पार्क राजस्थान के किस जिले में? तो आपसे कभी पूछे दोस्तों कौन सा पार्क, ये आपको नोट कर लेना। आपसे कभी पूछे दोस्तों कौन सा जैविक उद्यान आपका कहाँ है, आपको बताना कि जैविक उद्यान आपका कहाँ है, ये आपको बताना, ठीक है। आपसे कभी पूछे दोस्तों जीवाश्म पार्क, कौन सा पार्क? जीवाश्म पार्क आपको कहाँ बताना है? जीवाश्म पार्क आपको कहना है गुरुजी जैसलमेर। जीवाश्म पार्क कैसे है? जैसलमेर। और जैसलमेर में भी एक जगह पड़ती है। आपसे कभी पूछ ले आकलवुड फॉसिल पार्क, जैसलमेर। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है? जैसलमेर। आपसे कभी पूछ ले जैविक उद्यान, दोस्तों आपको नोट कर लेना। आपसे पूछे नाहरगढ़ जैविक उद्यान, कौन सा? नाहरगढ़ जैविक उद्यान कहाँ है? तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान आपका कहाँ रहने वाला है? नाहरगढ़ जैविक उद्यान आपका कहाँ रहने वाला है? जयपुर के अंदर रहने वाला। कहाँ रहने वाला है? जयपुर के अंदर नाहरगढ़ जैविक उद्यान है, यह आपको नोट कर लेना, ठीक है। याद आ जाएगी इतनी बातें। और जैसलमेर गुरुजी, जैसलमेर हरित क्रांति का नहीं था क्या? खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति नहीं था क्या? इसमें क्या है बेटा? इसमें भैया राज्य में हरित राजस्थान योजना क्रियान्वित की जा रही है। मतलब हरित क्रांति नहीं है, हरित राजस्थान की योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य खाद्य फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना नहीं भैया। हरित के मतलब खाद्य फसलों को उत्पादन ना, हरित का मतलब है कि वन क्षेत्र को बढ़ाना। ये योजना चलाई जा रही है हमारे यहाँ, बिल्कुल, है ना। तो हरित का मतलब ये था। इसका क्वेश्चन को पढ़ाओ तू पहले, है ना। तो याद रख लेना कि गमधर का जैव, ये मैंने बता रहा था। गमधर जैव कहां पर है? तो किस जिले में है? गमधर नाहरगढ़ गुरुजी, जयपुर के अंदर है, बिल्कुल नाहरगढ़ जयपुर। लेकिन आंसर इसका नहीं आया, है ना जी गुरुजी, इसका आंसर नहीं आया। तो हवा निकल गई, पहिए गिर गई भैंस पानी में। तो पानी में गई और उसको निकालो बाहर, निकालो उदयपुर, है ना। निकालो, क्या करोगे? उसका आंसर उदयपुर कर देना आपको। अगली बात पे आना है। चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अरे नोट करना चंदेरिया, कौन सा संयंत्र? चंदेरिया संयंत्र आपको नोट कर लेना। चंदेरिया कहाँ है? चंदेरिया कहना कि गुरुजी चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा है? चंदेरिया है, आपको नोट कर लेना है। चित्तौड़गढ़ दोस्तों, चंदेरिया
अब एक बात नोट कर लेना यहाँ पर दोस्तों, याद रखना किसकी बात करूं मैं दोस्तों, याद रखना 1982 में। कब दोस्तों? 1982 में राणा लाखा के समय। किसके समय? राणा लाखा के समय दोस्तों, नोट कर लेना। जावर क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? जावर क्षेत्र में दोस्तों किसकी खान मिली थी? चांदी और सीसा की, है ना। तो भाई साहब ये क्या हुआ, है ना, ये क्या हुआ? तो दोस्तों नोट कर लेना, कहा? चांदी और किसकी? जावर क्षेत्र में दोस्तों चांदी की खान मिली। किसकी खान मिली? चांदी की खान मिलती है जावर क्षेत्र के अंदर। एक बात और नोट कर लेना, जावर क्षेत्र के अंदर चांदी की खान मिली। अगर बात करूं मैं यहां से दोस्तों, नोट कर लेना, जस्ता यहां से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जस्ता प्राप्त होता है। और चित्तौड़गढ़ से क्या प्राप्त होता है? तो सीमेंट उद्योग के लिए अग्रणी माना जाता है। और किसके लिए माना जाता है? सीमेंट उद्योग के लिए अग्रणी जिला भी माना जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है, अग्रणी जिला भी चित्तौड़गढ़ माना जाता है। ठीक है, तो याद रख लेना जस्ता यहां से। अरे दोस्तों तांबे से आपको याद रख लेना, तांबा दोस्तों यहां से नोट कर लेना है। खेतड़ी दोस्तों नोट कर लेना, कहां से दोस्तों? अरे दोस्तों खेतड़ी दोस्तों याद रख लेना, तांबा क्षेत्र है, यह आपको नोट कर लेना। ठीक है, खेतड़ी दोस्तों कौन सा? तांबा क्षेत्र है, आपको याद रख लेना। बहुत अच्छी बात है। चलो अगली बात पे, राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया। अरे नोट करना दोस्तों, सौर ऊर्जा दोस्तों, कैसी ऊर्जा? अरे भैया सौर ऊर्जा यहां पर नोट कर लेना। और सौर ऊर्जा भी कैसी दोस्तों? अरे निजी क्षेत्र की। किस क्षेत्र की? निजी क्षेत्र की आपको नोट कर लेना। या इसमें किसी का कोई हक नहीं है, मतलब खुद की हो, आपको याद रख लेना। और ये किस में है? तो आप कहोगे गुरुजी नागौर, और नागौर एक जिला पड़ता है, और नागौर जिले का एक गांव पड़ता है खीवसर। कौन सा गांव पड़ता है? खीवसर दोस्तों आपको नोट करना, खीवसर नागौर में आपको नोट करना। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादन की गई है खीवसर नागौर, है ना। बिल्कुल जस्ता यहां से, बिल्कुल दिव्या, बात तो यही है। अब 3 आ गए कमेंट में, और नहीं आ रहे, और पता नहीं कहां रह रहे हैं। अरे मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे अजीज मित्र, क्या हुआ आज ना, यह आपको नोट कर लेना। या तो फिर तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान की विधानसभा की कार्यकारी में भाग ले सकता है? और नोट करना, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता, किसका दोस्तों? राजस्थान का महाधिवक्ता, महाधिवक्ता आपको नोट करना, राजस्थान का महाधिवक्ता भाग ले सकता है। किसका ले सकता है? भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं कर सकता। लेकिन क्या नहीं कर सकता? अरे भाई साहब मत नहीं कर सकता, आपको नोट कर लेना, मत नहीं कर सकता। ये किस अनुच्छेद के तहत भाग ले सकता है? अनुच्छेद आपको नोट कर लेना। कौन सा बताओगे? अनुच्छेद कौन सा बताओगे, है ना? अनुच्छेद बताओ तुम। 178, 175, 176 में से आंसर कौन दे रहा है? और जल्दी से दोगे। क्यों सर गुरुजी, ये तो पीछे वाले क्वेश्चन का दिव्या आंसर कर रही है। आर जांगड़ा सोच में ही पड़े हुए हैं ना अभी तक, है ना। और इसका आंसर दोबारा मांग लिया सर ने, अब क्या करे गुरुजी, है ना। मेरे को नहीं पता गुरुजी, यह बात सर क्या बात है, तुम्हें कैसे नहीं पड़ा? क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ही गजब वाले हैं, है ना। क्वेश्चन ही हवा निकालने वाले और हवा टेट करने वाले, याद रखना। 177 आपको नोट कर लेना, 177 तो भर देना। 177 अनुच्छेद के तहत आपको नोट कर लेना, महाधिवक्ता राजस्थान की विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता, यह आपको याद रख लेना। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? अरे विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल कौन दोस्तों? राज्यपाल आपको नोट कर लेना, राज्यपाल आपको याद रख लेना। भारत के अनुच्छेद दोस्तों नोट करना, अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 153 के तहत आपको नोट करना, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है गुरुजी, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, है ना। और यह आपको नोट कर लेना, राज्यपाल होगा। यह विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होगा। क्या होगा? विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होगा। आपको यह भी बात आपको नोट कर लेना है। और इसकी योग्यता दोस्तों नोट कर लेना, योग्यता में क्या थी? योग्यता क्या थी इसकी? योग्यता, राज्यपाल की योग्यता। तो योग्यता क्या थी इस राज्यपाल की दोस्तों? आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल कर लेंगे दोस्तों। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करता है। यह भी आपको याद रखना, नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, याद रख लेना यहां से दोस्तों, यह संघीय सरकार, फिर इसका मतलब विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय ये किस प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करेगा? संघीय सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करेगा। ये आपको याद रख लेना है गुरुजी। ठीक है, ये बातें याद हो गई, हमें ढंग से याद हो गई गुरुजी। क्यों? बहुत अच्छी बात है गुरुजी। राम राम गुरुजी, है ना।
कृष्ण शर्मा बीकानेर से, भाई राम राम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ना मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे अजीज मित्र। जुड़े लेकिन लेट जुड़े, है ना, जुड़े लेकिन क्या करें, आपने लेट जुड़ा, बहुत लेट जुड़े, तो ये आपको याद रखना। ओहो क्या बात है, अगली बात पे आपको आना है। एम पुंछी आयोग किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश करता है? अरे कौन सा आयोग? एम पुंछी आयोग, एम पुंछी आयोग। ये पुंछी आयोग नोट कर लेना है दोस्तों, किसके दोस्तों, महाधिवक्ता आयोग किसके द्वारा राज्यपाल पर महायोग के प्रदान की सिफारिश करता है? किसके द्वारा प्रदान की सिफारिश करता है? कृष्ण, कृष्ण किसके द्वारा करता है? आंसर कैसे नहीं आ रहा, बिल्कुल आपको नोट कर लेना है किसके द्वारा करता है। तो आप कहोगे गुरुजी यहां से नोट करना है, क्या नोट करना है? राज्य विधानमंडल। क्या नोट करना है मेरे भाई? राज्य विधानमंडल आपको नोट कर लेना, राज्य विधानमंडल। और इस राज्य विधानमंडल का उल्लेख, इसका उल्लेख दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 168 में है ना, संविधान के अनुच्छेद दोस्तों नोट कर लेना, किसके है दोस्तों? अरे दोस्तों संविधान दोस्तों नोट कर लेना, अनुच्छेद 168 में इसका उल्लेख है, यह आपको नोट कर लेना, अनुच्छेद 168 में उल्लेख है यहाँ से, ये बात पे आपको नोट कर लेना यहाँ से, ये आंसर आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, इन प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी दोस्तों, याद रख लेना, अनुच्छेद 168 के तहत होगी। प्रत्येक राज्य में दोस्तों विधान परिषद हो या नहीं हो इसकी कोई जरूरी नहीं है, ये विधान परिषद का उल्लेख 171 में। सर गांव से आया हूं अभी अभी, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है, गांव भी जरूरी जाना है। शैलेंद्र कुमार ये आंसर कर रहे हैं, आई जय राहु दोस्तों, है ना, तमाम साथी बिल्कुल, आज तो कौन है यार, थे कमेंट था रहा है ना। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ क्षेत्र अधिकार में कितनी जज सीट है? मैं बात करूं दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट, किसकी बात कर रहा हूं मैं? राजस्थान हाई कोर्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां से, तो एक बात नोट करना, राजस्थान हाई कोर्ट, एक यहां से नोट करना कि राजस्थान हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्र अधिकार में जजशिप है। तो जजशिप कौन कौन है, एक बात तो ये भी आपको यहां से नोट कर लेना। अगर मैं बात करूं राजस्थान प्रधान क्षेत्र अधिकार में कितनी जजपीठ है, तो याद रखना इसके दोस्तों स्थापना, दोस्तों क्या दोस्तों याद रख लेना, स्थापना दोस्तों नोट कर लेना, 1949 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। अरे दोस्तों याद रख लेना इसके दोस्तों मुख्य पीठ, दोस्तों कौन सी? अरे मुख्य पीठ दोस्तों आपकी राजस्थान में कहां है? आप कहोगे गुरुजी जोधपुर के अंदर इसके मुख्य पीठ है, यह आपको याद रखना। अरे दोस्तों इसकी खंडपीठ, कौन सी पीठ दोस्तों? इसकी खंडपीठ आपकी नोट करना, खंडपीठ कहां है, आपको कहना कि खंडपीठ है जो आपकी कहां पर रहने वाली है, तो आपकी याद रखना खंड जो पीठ है वो कहां? जयपुर के अंदर दोस्तों, कहां रह पाएगी? खंडपीठ आपकी जयपुर के अंदर रहेगी, या आपको नोट कर लेना। ये सीजे सहित कितने सहित? सीजे सहित आपको नोट कर लेना, अदर जस्टिस कितने होंगे, यानी कि एक सीजे होंगे आपको नोट कर लेना, और दोस्तों कितने होंगे? 49 अदर जस्टिस होंगे, कुल 50 सीट है यहाँ पर, कितनी सीट है? कुल 50 सीट है, आपको याद रख लेना। और दोस्तों याद रखना 19 यहाँ पर भरी हुई है, जजशिप है, कितनी जजशिप बताई गई है? 19। हाँ, होम फोन सर आप ही क्लास ले रहे हो, मदन सर की कितने बजे आती है? कौन है मदन सर? मदन सर कौन है भाई? राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अरे आपको नोट करना, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप कहोगे राजस्थान मानवाधिकार आयोग। अगर मैं बात करूं राजस्थान मानवाधिकार आयोग की, किसकी? अरे मानवा अधिकार आयोग की, यहां से नोट कर लेना, अधिकार आयोग। तो मानवा अधिकार आयोग की जब भी अगर मैं बात करूं तो यहां से एक बात और नोट कर लेना, कौन सी दोस्तों? क्या नोट करना है यहां से? जो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनती है, तो आप कहोगे गुरुजी कांता भटनागर। कौन बनती है? तो कांता भटनागर आपकी मानव अधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष बनती है। तो यह आपसे राइट आंसर 2 नंबर यहां से राइट आंसर रहने वाला, क्या रहने वाला है? 2 नंबर बिल्कुल। ये आपको याद रखना। प्रतिभा पाटिल कौन थी? तो आपको नोट करना पहली दोस्तों महिला राज्यपाल, दोस्तों याद रखना पहली महिला राज्यपाल आपकी नोट कर लेना, प्रतिभा पाटिल थी। तो महिला राज्यपाल, आपको ये बात भी नोट करना कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल, यहां से याद रखो। चलो अगली बात पे आना है आपको। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अरे दोस्तों पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? किस संविधान के अंतर्गत उल्लेखित है? आज तो भाई साहब मरवा के छोटे
बहुत अच्छी बात है। जल्दी से आप चलते रहोगे, बिल्कुल। हाँ, एक बार सभी विद्यार्थी लाइव सेशन को शेयर जरूर करें मेरे भाई, है ना, ताकि मुझे भी पता रहे कि लाइव सेशन को शेयर करते रहे आज, है ना। गजब मेरे दोस्त, गजब गजब भाई, गजब। अरे देख लिया भाई, देख लिया, है ना। मदन सर है ही नहीं हमारे पास कोई, तो ये आपको नोट कर लेना, आपको याद रखना 243 जय। क्या याद रखोगे? आप कहोगे गुरुजी 243 जय, हम याद रख लेंगे 243। चलो अगली बात पे आपको आना है। जाबिलीपुर, शाकंभरी, सिरमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? आपसे पूछे दोस्तों कौन सा? दोस्तों अरे जांगड़ आपसे पूछ ले कभी, है ना। आपसे पूछ ले दोस्तों मरु प्रदेश, कौन सा? अरे दोस्तों आपसे पूछ ले मरु, दोस्तों नोट कर लेना मरु। आपसे पूछे दोस्तों मांड प्रदेश, कौन सा? आपसे पूछे मांड प्रदेश। आपसे पूछे सूरसेन प्रदेश, कौन सा? सूरसेन प्रदेश आपसे पूछे भाई साहब मत्स्य प्रदेश, कौन सा प्रदेश? अरे मत्स्य प्रदेश आपसे पूछ ले सिवी जनपद, है ना। कौन सा दोस्तों? आपसे पूछ ले सिवी, दोस्तों आपको नोट कर लेना है। आपसे कभी पूछे मेरे भाई दोस्तों मध्यमिका नगरी, कौन सी नगरी? अरे मध्यमिका नगरी आपसे कभी पूछे तो बता देना मध्यमिका, है ना। आपसे कभी पूछे आलोर, दोस्तों कौन है? तो आपको याद रख लेना अलवर, आलोर हो जाएगा। आपको नोट करना ढूंढाड़। ये जांगड़ दोस्तों कौन आएगा इसके अंदर? दोस्तों बीकानेर आएगा। कौन आएगा? बीकानेर। मरु दोस्तों मारवाड़, आपका नोट कर लेना मारवाड़ हो जाएगा। अरे दोस्तों याद रख लेना मांड जैसलमेर वाला क्षेत्र, किस वाला क्षेत्र? जैसलमेर वाला क्षेत्र मांड कहलाता है। सूरसेन दोस्तों भरतपुर वाला क्षेत्र, कहां वाला? भरतपुर वाला सेन। मत्स्य दोस्तों आपको नोट कर लेना विराटनगर वाला क्षेत्र, किस नगर वाला? विराटनगर दोस्तों इसकी राजधानी। और कोटपुतली बहरोड वाला क्षेत्र, कितने वाला? कोटपुतली बहरोड वाला क्षेत्र सिवी जनपद की राजधानी आपको नोट कर लेना। मध्यमिका की राजधानी ये कौन थी? ये आपको नोट कर लेना, ये क्षेत्र चित्तौड़गढ़ वाला है, आपको नोट कर लेना है। और एक बात तो यहाँ से और भी नोट करना, फिर ढूंढाड़ जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ दोस्तों क्या है आपका? जयपुर, यहाँ पर याद रखना, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ से दोस्तों जाबिलीपुर, शाकंभरी, सिरमाल प्राचीन नगरों का उल्लेख शिलालेख किससे मिलता है? तो बिजोले शिलालेख से मिलता है। यह आपको नोट कर लेने, ये क्षेत्र दोस्तों जालोर वाला क्षेत्र है। कौन सा? शाकंभरी दोस्तों किसका नाम है? जालोर। दोस्तों आपको नोट करना जाबिलीपुर जालोर का उपनाम माना जाता है, जालोर के किले का उपनाम माना जाता है। किसका माना जाता है? जालोर के किले का उपनाम जाबिलीपुर माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगले यहां से नोट करना प्रतिहार वंश मंडोर शाखा के किस शासन के अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो प्रतिहार वंश के मंडोर शाखा के शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की। तो मंडोर से मेड़ता दोस्तों किसने स्थानांतरित की थी? नोट करना मंडोर से मेड़ता दोस्तों कौन लेकर के जाता है? तो ये आपको नोट कर लेना नागभट्ट प्रथम लेकर के जाता है। कौन लेकर के जाता है? नागभट्ट। आपको नोट करना प्रथम यहां से, बिल्कुल आंसर नंबर 3 आपको याद रख लेना, ठीक है। कर लेंगे गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, आपसे दोस्तों पूछ लिया दोस्तों कौन सी माता? कुशाल माता। कुशाल माता मंदिर आपसे पूछ लिया है। आपसे कभी पूछे सुंधा माता मंदिर, अरे कौन सा माता? आपसे सुंधा माता पूछे। आपसे पूछे कैला देवी मंदिर, कैला देवी मंदिर आपसे पूछे तनोट माता मंदिर, कौन सा मंदिर? तनोट माता मंदिर आपसे पूछे मेरे भाई दोस्तों याद रख लेना कौन सा? सुंदा आपका तिरुपुरी सुंदरी मंदिर, कौन सा मंदिर? तिरुपुरी सुंदरी आपसे मंदिर पूछे, है ना। ये सारे मंदिर बता देना मेरे भाई। तिरुपुरी सुंदरी आपसे पूछे दधी माता मंदिर, कौन सा माता? आपसे पूछे दोस्तों दैमी माता मंदिर, आपको याद रखना दैमी माता मंदिर आपको याद रख लेना। आपसे पूछे दोस्तों कौन सी माता? आपसे पूछे नागणेची माता मंदिर, कौन सा? नागणेची माता मंदिर आपसे पूछे दोस्तों कौन सी माता? चामुंडा माता मंदिर, कौन सी माता? चामुंडा माता मंदिर आपको नोट कर लेना, चामुंडा माता मंदिर, ये भी आपको याद रख लेना। आपसे कभी पूछ ले दोस्तों चामुंडा माता, आपसे पूछे कभी करणी माता मंदिर, कौन सा माता? अरे करणी माता आपसे पूछे दोस्तों। आपसे कभी पूछे छीक माता मंदिर, कौन सा माता? छीक माता मंदिर। आपसे कभी पूछे छीच माता मंदिर, कौन सा? छीच माता मंदिर आपसे कभी पूछे। आपसे पूछे कभी दोस्तों कौन सा? जीर्ण माता मंदिर, कौन सा माता मंदिर? जीर्ण माता मंदिर आपसे कभी पूछ ले। तो ये तमाम बातें सारी ये बता देना दोस्तों, याद रख लेना। और ये बेहतरीन वो दोस्तों क्वेश्चन है, कुशाल माता आपकी कहाँ है? तो आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में छापना है दोस्तों। याद रख रहे सुंदा माता मंदिर दोस्तों आपका कहाँ है? जालोर के अंदर। सुंदा माता कहाँ है? जालोर। कैला देवी आपकी कहाँ है? करौली के अंदर है।
ये काला देवी कलोरी, तलोट माता जैसलमेर। तलोट माता कहाँ है? जैसलमेर के अंदर रहने वाली है। त्रिपुरी सुंदरी बांसवाड़ा के अंदर। त्रिपुरी सुंदरी कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर। दैमी माता दोस्तों कोटपुतली बहरोड। दैमी माता मंदिर कहाँ है? कोटपुतली बहरोड के अंदर है। नागणेची माता दोस्तों, चामुंडा माता दोस्तों जोधपुर दुर्ग में। कहाँ है? जोधपुर दुर्ग दोस्तों, आपको नोट कर लेना, याद रखना। जोधपुर दुर्ग के अंदर आपसे पूछे करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर। दोस्तों कहाँ है? देशनोक बीकानेर, आपको नोट कर लेना, करणी माता मंदिर है ना। चीक माता दोस्तों आपकी बांसवाड़ा के अंदर है। चीक माता दोस्तों बांसवाड़ा की, और चीच माता जयपुर की है ना, ये आपको नोट करना, भवानीपुर नकटी। और दोस्तों आपसे कभी पूछ ले जीर्ण माता, तो रेवासा धाम सीकर। अरे दोस्तों कौन सी? रेवासा सीकर। आपसे पूछ ले नकटी माता दोस्तों, है ना, नकटी माता दोस्तों कहाँ है? भवानीपुर जयपुर। नकटी माता कहाँ है? भवानीपुर जयपुर के अंदर इनका मंदिर है। ये तमाम मंदिर दोस्तों आपको याद रख लेता है। और ये जो मंदिर है ये किस माता? कुशाल माता का। ये बदनौर दोस्तों आपको नोट कर लेना है, यहाँ पर बदनौर माता का मंदिर है। क्या हुआ गुरुजी? भाई कुछ नहीं, खींच के ले रहे हैं थोड़े से, बस। हुआ क्या? मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने मेवाड़ किस महाराणा ने? मुगल मारवाड़ संघर्ष छेड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? अरे दोस्तों नोट करना, मुगल प्लस दोस्तों कौन से? मुगल और मुगल एक तो मुगल थे और मुगलों और दोस्तों राठौड़ों के बीच में क्या होते हैं? संबंध बिगड़ते हैं। संबंध क्या बिगड़ते हैं? संबंध बिगड़ेंगे तो उनको साथ देने के लिए दोस्तों किस रियासत है? मेवाड़ रियासत से किसने साथ दिया था? तो आप कहोगे गुरुजी राय सिंह ने। किसने? दोस्तों राज सिंह ने इसका साथ दिया था। यह आपको नोट कर लेना, राज सिंह, है ना। यह आपको नोट करना। इसका कार्यकाल कितना था राज सिंह का? 1652 से 1680 इसका कार्यकाल था। यह आपको याद रखना, 1652 से 1680 इसका कार्यकाल था। 4 नंबर इनका साथ देता है बहुत भयंकर तरीके से, है ना। तुम्हारे पता नहीं क्या हो रहा है आज, तुम पता नहीं, मुझे न तो दिखाई दे रहे हो, तुम हो भी कि नहीं हो, है ना। पहले दोस्तों, है ना, आगे सारी बातें दोस्तों कैसे कैसे यार ऐसे क्लास को शेयर करो एक बार, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की थी? आपको याद रखना दोस्तों, जयपुर। किसकी बात कर रहा हूं मैं? जयपुर आपको नोट करना है। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? किसकी बात होती है? जयपुर की स्थापना दोस्तों आपको नोट करना है। स्थापना कब हुई थी जयपुर की? तो आपको कहना कि जयपुर शहर की स्थापना हुई थी 1727 में। कब हुई थी? 1727 में। किसने की थी? जयसिंह ने यहाँ पर जयपुर की स्थापना की थी। ये आपको नोट कर लेना, राजा जयसिंह ने। विद्याधर वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार था भट्टाचार्य। वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य इसका वास्तुकार था। विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है, विद्याधर भट्टाचार्य इसका वास्तुकार था। एक बात और नोट करनी है यहां से, छोटी सी, और क्या नोट करनी है ये आपको नोट कर लेना। जयपुर को दोस्तों राम प्रकाश थिएटर, कौन सा प्रकाश? राम प्रकाश थिएटर आपको नोट करना। राम प्रकाश जो थिएटर है वो राम प्रकाश थिएटर की यदि मैं बात करूं तो यहां से नोट करना महाराजा राम सिंह। कौन आएगा? अरे महाराजा राम सिंह आएगा, आपको नोट करना। महाराजा राम सिंह सेकंड है ना। यह आपको याद रख लेना, महाराजा राम सिंह सेकंड ने बनवाया था, तो यहां से राइट आंसर कर लेना महाराजा राम सिंह सेकंड। ये आपको एक बात और नोट कर लेनी है, अंग्रेजों ने दोस्तों इसको अंग्रेजों ने कोटपुतली परगना उपहार में दिया। क्या दिया था? कोटपुतली परगना उपहार में दिया था। यह आपको नोट करना, उपहार में दिया, कोटपुतली परगना उपहार में देते हैं, यह आपको याद। चलो, मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व किया? आपसे पूछेंगे 1857 की क्रांति के समय नेतृत्व। 1857 की क्रांति, है ना, कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति। आपको याद रख लेना, अगर मैं बात करूं 6 छावनियां थी। कितनी छावनियां? 6 छावनियां यहां पर नोट कर लेना। 1857 की क्रांति के समय क्या थी? छावनियां थी, आपको नोट कर लेना, गुरुजी कर लेंगे छावनियां। 6 छावनियां थी, कौन कौन सी थी आपको नोट कर लेना यहां से। कोटा दोस्तों, नसीराबाद आपको याद रखना, नसीराबाद। एक तो आप नसीराबाद, ब्यावर मेरे भाई, यहां से ब्यावर आपकी हो जाएगी, एक ब्यावर हो जाएगी, एक नसीराबाद हो जाएगी, ये बिल्कुल खैरवाड़ा आपकी हो जाएगी, खैरवाड़ा दोस्तों। और एक दोस्तों आपकी हो जाएगी कौन सी? देवली, यहां से खैरवाड़ा देवली आपको, और एक होगी एरिनपुरा। कौन होगी? एरिनपुरा हो जाएगी। नसीराबाद, ब्यावर, खैरवाड़ा, देवली, एरिनपुरा, ठीक है। ए नानी ब्याह देख, तो ब्यावर है, आपको नोट कर लेना। ए ट्रिक लिख लो भाई, ए नानी ब्याह देख। नीमच दोस्तों आपको नोट कर लेना, कौन सी याद रखना है? नीमच। ये 6 छावनियां राजस्थान की क्रांति के समय थी।
नसीराबाद, ब्यावर, खैरवाड़ा, देवली, एरिनपुरा और नीमच, ये 6 छावनियां थी। आपको 8 पॉलिटिकल याद रखने। क्या है? 8 पॉलिटिकल। तो यहां से आपका आंसर यहां से नोट करना। सदरुद्दीन ने दोस्तों मेवात में, किसने? सदरुद्दीन ने तो किसमें किया था? मेवात में। आपसे पूछे कोटा के अंदर किसने किया? तो जयदयाल व मेहराब खां। किसने? जयदयाल और मेहराब खां ने यहां से नोट कर लेना। मेहराब खां दोस्तों, ठीक है, जयदयाल और मेहराब खां ने यहां पर नेतृत्व किया। आपसे पूछे नसीराबाद में किसने किया? नसीराबाद, और नसीराबाद में दोस्तों किसने किया था? तो नसीराबाद में किसने किया था? आपको कहना कि नसीराबाद के अंदर बख्तावर सिंह ने। किसने? बख्तावर सिंह ने दोस्तों नसीराबाद के अंदर किया। आपसे पूछेंगे दोस्तों एरिनपुरा के अंदर किसने किया था? एरिनपुरा में दोस्तों, और एरिनपुरा में क्रांतिकारियों का साथ कौन देते हैं? अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह। कौन देते हैं? अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह। आपको याद रख लेना, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ये बात भी आपको नोट कर लेनी है। चलो अगली बात पे आना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 1857 क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? यानी कि सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो आपको नोट करना 1857 की क्रांति के समय पीए, क्रांति के समय पीए आपको नोट करना। मैं 8 तो आपको नोट कर रहा हूं पीए। और पीए अगर मैं बात करूं तो दोस्तों याद रख लेना पीए, आपको कोटा का पीए आपको याद रखना, कोटा बर्टन। कोटा का कौन था? बर्टन था। सिरोही का कौन था? आपका जेडी हॉल था। सिरोही जेडी हॉल था, ठीक है, सिरोही जेडी हॉल, कोटा बर्टन, सिरोही जेडी हॉल। मेवाड़ आपको नोट करना सावर्स, मेवाड़ सावर्स यहां से हो जाएगा। अगर मैं बात करूं मेवाड़ और मारवाड़ की दोस्तों कौन? अरे मारवाड़ का यहां से मोरिसन दोस्तों कौन होगा? मैक मोशन दोस्तों कहां का होगा? सावर्स यहां से। और एक बार याद रख लेना दोस्तों किसका? मेवाड़ यहां से, कोटा का बर्टन था, सिरोही का जेडी हॉल, मेवाड़ का सावर्स था, है ना। तो बिल्कुल कहां का लिखूं मैं? पहले बांसवाड़ा का लिखूं। तो बांसवाड़ा का कौन था आपको नोट करना? बांसवाड़ा का कौन था? कर्नल रोक था। कौन था? कर्नल रोक आपका बांसवाड़ा का हो जाएगा, या आपको नोट कर लेना है। धौलपुर का कौन था? धौलपुर का निक्सन था। धौलपुर का कौन था? निक्सन, धौलपुर का निक्सन। और जयपुर का ईडन था, जयपुर का ईडन था, ईडन जयपुर का। भरतपुर का मोरिसन था, भरतपुर का मोरिसन, मोरिसन भरतपुर का था। और मारवाड़ का दोस्तों मैक मोशन था। मारवाड़ का कौन था? मैक मोशन था, ये आपको नोट कर लेना, मैक मोशन, है ना। कोटा के अंदर बर्टन था, बर्टन का सिर काट करके शहर में घुमाया था। मैक मोशन का सिर काट करके दरवाजे पर टांग दिया गया था। ये बातें भी आपको हमें गुरुजी, तो याद रखना 1857 क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट थे। तो सिरोही के कौन था? सिरोही का जेडी हॉल था। ये कहां का था? ये जयपुर का था। ये मेजर बर्टन ये कोटा का था। और मैक मोशन ये मारवाड़ का था। कहां का था? मारवाड़ का था, याद रखो। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? यानी कि दूसरे चरण में राजस्थान का एकीकरण, एकीकरण की यदि मैं बात करूं, एकीकरण 7 चरणों में होता है। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों के अंदर एकीकरण होता है। पहला दोस्तों चरण कौन सा चरण? पहला चरण आपको नोट कर लेना 18 मार्च 1948 को शुरू होता है। 18 मार्च 1948 को शुरू होता है। पहला चरण में दोस्तों राजधानी कौन थी? राजधानी आपकी अलवर रहने वाली थी। पहले चरण में राजधानी अलवर थी। दूसरे चरण में राजधानी कोटा थी। कौन थी? दूसरे चरण में राजधानी कोटा थी, आपको याद रख लेना। ये लो भैया नंबर 3 आपकी राजधानी कोटा। अगले आप राजस्थान के किस किले को मोनू आरजे 18 जी सर, ITZ राहु ऊपर की दोनों अजमेर में ही ना गुरुजी, ऊपर के दोनों अजमेर में ही है ना गुरुजी। राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? आरजे 18 कोटा के शर्मा बीकानेर से सी, और पता नहीं कहां है, औरों का आंसर अभी तक नहीं आया है ना। यहां पर बिल्कुल आंसर आ गया है। तो लिखो दोस्तों, आपको नोट करना, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है?
जल दुर्ग की श्रेणी में किसे रखा गया है इनमें से? तो आप कहोगे गुरुजी जल दुर्ग की श्रेणी में एक तो आपका हो जाएगा गागरोन। कौन हो जाएगा? गागरोन दोस्तों। और एक होगा आपका भैंसरोडगढ़। कौन होगा? भैंसरोडगढ़। अगर मैं बात करूं दोस्तों, गागरोन का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो निर्माण इसका दोस्तों बीजल देव टोड ने करवाया था। किसने करवाया था? बीजल देव टोड ने करवाया था। टोड राजा बीजल देव ने करवाया था। इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? धरणक शाह ने। किसने? धरणक शाह ने करवाया था इसका निर्माण। ये तो दोस्तों आपको ठीक है। और ये दोस्तों किसके? नदियों के किनारे है। तो चित्तौड़ यहाँ पर ये दिख रहा है। ये दोस्तों किस श्रेणी के अंतर्गत आता था? कुंभल दोस्तों किस श्रेणी? पारिद श्रेणी के अंदर। कुंभल किस श्रेणी के अंतर्गत आता था? पारिद। मेहरानगढ़ किस श्रेणी के अंतर्गत आता था? गिरिदुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत मेहरान आता था। गागरोन, जल दुर्ग, नागौर दोस्तों धानवन दुर्ग की श्रेणी में। किस दुर्ग की श्रेणी में? धानवन दुर्ग की श्रेणी में कौन आता है? नागौर आता है आपका। RJ 18 गागरोन गागरोन गागरोन। बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? यानी कि किसका माना जाता है? गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है। तो कौन माना जाता है? गुर्जर प्रतिहार का। निम्न में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, समदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़, चौमुखा जैन मंदिर रणकपुर, जगत श्रोमणी मंदिर आमेर के अंदर। जय श्री गुर्जर। सर कमेंट में ध्यान मत दो, पढ़ाने में ध्यान दो। महावीर प्रसाद खाती। तब तो भाई कमेंट तो करो तुम अच्छे, बिल्कुल चलते रहूं मैं क्लास को। हाय हेलो तो करते रहो। तुम्हारी संख्या मुझे दिखाई नहीं दे रही आज, है ना? कहाँ हो भी कि नहीं भी हो, या आपको नोट करना। तो पढ़ाऊं तो कैसे जब आप ही नहीं होगे? तो यहाँ तो पढ़ाऊंगा किसको? सोमेश्वर आपको नोट करना है। यहाँ से सोमेश्वर मंदिर आपका कहाँ है? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू आपको याद रख लेना। किराड़ू सोमेश्वर का मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार काल की शैली का माना जाता है। लटियाल देवी मंदिर कहाँ स्थित है? आपसे पूछेगा भाई साहब लटियाल देवी। ओ गुरुजी या पूछ लियो लटियाल देवी मंदिर। तो लटियाल देवी मंदिर कहाँ है बताओ आपको, है ना? तो लटियाल देवी कौन? और शिला देवी मंदिर कहाँ है? शिला देवी मंदिर कहाँ है? लटियाल देवी मंदिर कहाँ है? ये इन दोनों में से बताओ। शिला देवी तो बताना कि आमेर दुर्ग में। कहाँ है शिला देवी? आमेर दुर्ग के अंदर शिला देवी है। और लटियाल देवी माता मंदिर कहाँ है? आपको बताना कि फलोदी के अंदर। कहाँ है? फलोदी के अंदर। आपको याद रख लेना है। नंबर 3 यहां से याद रखा बिल्कुल। टीयर RJ 8 राजेश चारण भात, ठीक है। मोनो RJ राजेश भाई। सर जी नमस्कार। नमस्कार भाई। महावीर प्रसाद खाती हाय हेलो भी कर रहे हैं। अगली बात पे आपको कहना है शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजी शक्कर बादशाह की दरगाह कहाँ स्थित है? किससे हाजिर? शक्कर पीर से। नोट करना भाई, शक्कर पीर। कौन सी पीर? शक्कर पीर बाबा या ओ गुरुजी शक्कर पीर बाबा। तो शक्कर पीर की यदि मैं बात करूं तो शक्कर पीर के नाम से प्रसिद्ध है हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह कहाँ स्थित है? तो आप कहोगे गुरुजी कहाँ स्थित है? नरहड़ के पीर। और नरहड़ कहाँ है? नरहड़ के पीर आपको याद रखना। और नरहड़ के पीर कहाँ है? झुंझुनू के अंदर है। आपको कहाँ याद रखना है? झुंझुनू दोस्तों। नरहड़ के पीर झुंझुनू। यहाँ से 2 नंबर आपको। गलियाई कोट ये तो दोस्तों दाऊदी बोरा है ना, तो आपको नोट करना किसकी? दाऊदी बोरा संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र। दाऊदी बोरा संप्रदाय। दाऊदी बोरा संप्रदाय। नागौर के अंदर शुक्र तालाब। शुक्र तालाब। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? उस्ताद कहलाने वालों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? उस्ताद की यदि मैं बात करूं दोस्तों, उस्ताद कला क्या होती है आपको नोट करना। ये दोस्तों किस क्षेत्र के जुड़े हुए थे? तो बीकानेर क्षेत्र के। किस क्षेत्र के? बीकानेर क्षेत्र के उस्ताद जुड़े हुए थे। तो नंबर 4 आंसर आपका ठीक है। कौन जुड़े हुए थे बीकानेर से? नंबर 4 आपका बिल्कुल। बहुत बेहतरीन कल्चर के क्वेश्चन है। बताओ इसमें से मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा था? अगर मैं बात करूं किसकी? वाद्य यंत्रों की। किसकी भैया? वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं।
वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। 4 के कौन कौन से होते हैं पहले याद रख लेना है। तद वाद्य यंत्र होते हैं आपको, एक तो सुशीर होते हैं, एक तद होते हैं और एक होते हैं अवनद। एक होते हैं क्या, अवनद होते हैं, एक होते हैं ताल, ऐसे ही कहते हैं ताल और अवनद, और एक होते हैं गणवाद्य यंत्र। क्या होते हैं, गणवाद्य यंत्र। ये तो तारों के बने होते हैं। ये दोस्तों हवा के माध्यम से बजाए जाते हैं। ये दोस्तों हाथ की थाप या ताल से या डंडे से पीटा जाता है और इसे दोस्तों मंदिरों में लगाया जाता है। ये धातु के बने होते हैं। घंटे की आवाज जो टाली होती है वो सब के सब किसमें होते हैं, गन में होते हैं। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला, मुहर्रम किसका उत्सव है, मुसलमानों का उत्सव है। किसका, मुसलमानों का उत्सव है। कौन, मुहर्रम। और मुहर्रम पर क्या निकाले जाते हैं, ताजे निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं, ताजे निकाले जाते हैं। उस समय क्या, ताश का प्रयोग, ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नगाड़ा आपको याद रख लेना, नगाड़ा। नगाड़ा किस दोस्तों, कैसा वाद्य यंत्र है, आप कहोगे गुरुजी अवनद वाद्य यंत्र। कैसा है, अवनद है। ये किस में दोस्तों आपको नोट करना, जो बम नृत्य है उस बम नृत्य में नगाड़ा काम में आता है। मांदल नृत्य आपको नोट कर लेना, और मंजीरा, ये सब के सब कैसे, मांदल, मंजीरा, झांझ, ये भी एक वाद्य यंत्र होते हैं। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है, यानी कि त्योहार, घूमर दोस्तों नृत्य राजस्थान का राजकीय नृत्य होता है। राजकीय नृत्य, राजस्थान का राजकीय नृत्य, घूमर नृत्य राजस्थान का राजकीय नृत्य होता है गुरुजी, है ना। राजस्थान का हृदय कहलाता है, राजस्थान का हृदय कहलाता है। क्या कहलाता है, राजस्थान का हृदय कहलाता है। और अगर मैं बात करूं तो दोस्तों गणगौर के अवसर पर उससे काम मिलिए, गणगौर के अवसर पर बहुत होता है। किसके अवसर पर, गणगौर के अवसर पर। गणगौर की सवारी कहाँ की है, जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर की प्रसिद्ध, जयपुर की क्या प्रसिद्ध है, गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। गणगौर जयपुर की। तीज की सवारी भी जयपुर की प्रसिद्ध है, याद रख लेना है। अगली बात, नानूराम एवं दूलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है। कौन, नानूराम और दूलिया राणा। नानूराम और दूलिया राणा का संबंध किस ख्याल से है। नानूराम दूलिया राणा, ये किस ख्याल से जुड़े हुए थे। आपसे पूछे दोस्तों जयपुरी ख्याल से कौन जुड़े हुए थे, तो आपको कमेंट सेक्शन में छापना है। तुर्रा कुचामनी ख्याल से कौन जुड़े हुए थे, तो लच्छी राम। कौन जुड़े हुए थे, लच्छी राम। आपको याद रखें, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। उगम राज जी का संबंध भी यहीं से है, उगम राज और उगम राज जी का संबंध यहीं से है। आपको यह भी आपको याद रखना है, उगम राज, ठीक है। और एक दोस्तों शेखावाटी से कौन जुड़े हुए थे, नानू और दूलिया राणा किससे जुड़े हुए थे, शेखावाटी से जुड़े हुए थे। ये अगला लो आपके लिए, गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन जाना है, गुलाल बाई और कृष्णा किसके लिए प्रसिद्ध है। गुलाल बाई और कृष्णा किसके लिए प्रसिद्ध है। आप कहोगे कि गुलाल दोस्तों सवांग, सवांग के लिए कौन जाने जाते हैं, सवांग के लिए जाने जाते हैं जानकी लाल भांड। कौन जाते हैं, जाने जाते हैं जानकी लाल भांड। इस कला को क्या कहते हैं, इसको बहरूपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, बहरूपिया कहते हैं। देवताओं की नकल का हूबहू चरित्र करना, इसको जानकी लाल भांड को, इसे मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं, इसके मंकी मैन के नाम से भी इसे जाना जाता है। 2024 में से पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया। किससे, पद्म श्री पुरस्कार से इसे नवाजा गया था। ये भी आपको नोट कर लेने की 2000 में से पद्म श्री सवांग कला। और ये कौन सी, गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी का संबंध था नौटंकी से। किससे संबंध था, नौटंकी से था। गौरी लोक नृत्य किसमें, भील जनजाति में मनाया जाता। तो ये दोस्तों किसका, भीलों का है गौरी। ख्याल आपको नोट कर लेना, ख्याल दोस्तों याद रख लेना, एला ख्याल दोसा का है, जयपुरी ख्याल पर बिल्कुल, है ना। जयपुरी ख्याल, शेखावाटी ख्याल, ये तमाम दोस्तों ख्याल होते हैं। धौलपुर राम राम माड़ साहब, ऑलराउंडर 45 धौलपुर। अगला, गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य के कलाकार हैं। तो गोपी जी भट्ट की यदि मैं बात करूं, किसकी बात करूं भाई, गोपी जी भट्ट, गोपी जी भट्ट। और ये भट्ट किससे जुड़े हुए थे, तो आप कहोगे गुरुजी तमाशा से, सवांग से, रम्मत। देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों, रम्मत कहां की है, रम्मत जैसलमेर की प्रसिद्ध है। रम्मत कहां की, जैसलमेर की प्रसिद्ध है, ठीक है गुरुजी।
सवांग का मैंने बता दिया, तमाशा का। अब दोस्तों ये कौन से गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य शैली से जुड़े हुए थे, ये आपको बताना कि गोपी जी भट्ट है, इनका संबंध कहां से था। जल्दी बताओ भाई। जितना जल्दी बता सको उतना जल्दी बताओ। बताओ, गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं। किस नृत्य से जुड़े हुए थे, बिल्कुल बताना है आपको। किससे जुड़े हुए थे, आंसर आया है किसी का, बिल्कुल नौटंकी से कोई कह रहे तमाशा से। आर जांगड़ा ठीक आंसर कर रहे हैं, इनका राइट आंसर हो जाएगा आर जांगड़ा। राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए भाई, फड़। दोस्तों आपको याद रखना, फड़ कलाकार, एक बात तो याद रखना, फड़ कलाकार आपको नोट करना। कलाकार कौन होते हैं, फड़ कलाकार कौन है, तो आपको कहना कि ये दोस्तों कौन है फड़ कलाकार, श्रीलाल जोशी। कौन है, श्रीलाल जोशी, आपको याद रखना है। और श्रीलाल जोशी का संबंध कहां से है, भीलवाड़ा से। कहां से है, श्रीलाल जोशी का संबंध भीलवाड़ा से, ये भी आपको याद रखना कि श्रीलाल जोशी है फड़ा कलाकार जिनका संबंध भीलवाड़ा से। कपड़े पर बनी होती है, किस पर बनी होती है, कपड़े पर बनी होती है, ये आपको याद रखना, कपड़े पर बनी होती है। ठीक है, तो याद रखना ये कहां से, और इनका क्षेत्र कहां है, आपको याद रखना शाहपुरा भीलवाड़ा। कौन सा क्षेत्र है, शाहपुरा भीलवाड़ा, ये आपको याद रखना। एक नंबर। अगली बात पे आपको आना है, बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है, तो बाबू महाराज का मेला आपका कहां लगता है। बहुत अच्छी बात है कि बाबू महाराज का मेला कहां लगता है, बिल्कुल रे बाबू महाराज। तो बाबू महाराज का मेला कहां लगता है, धौलपुर के अंदर बाबू महाराज का मेला लगता है। ठीक है, सवाई माधोपुर के अंदर कौन सा मेला लगता है, गणेश त्रिनेत्र गणेश मेला, है ना। सवाई माधोपुर के अंदर लगता है त्रिनेत्र गणेश मेला लगता है, एक तो त्रिनेत्र गणेश मेला सवाई माधोपुर के रणथंभौर में ना, और एक लगता है चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मेला बढ़ता है इस माता। भरतपुर के अंदर करौली के अंदर कौन सा मेला लगता है, कैला देवी। करौली के अंदर कौन लगती है, कैला देवी मेला लगता है। अगली बात पे आपको आना है, सुगंधी दसवीं पर्व, सुगंध दसवीं पर्व किसके लिए मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है, सुगंध दसवीं पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है, तो आप कहोगे गुरुजी जैनियों। कौन मनाते हैं सुगंध दसवीं पर्व, जैनी मनाते हैं, आपको याद रखना। मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है, ओ मोटड़ों की पगड़ी कब पहनी जावे, मोटड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है, मोटड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है, जैनियों, बिल्कुल जैनियों के लिए, है ना। मोटड़े की पगड़ी बताओ तुम तो, जैन 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 जैन, ए आंसर, हाँ जैन उसका हो गया। मोटड़े की पगड़ी बताओ, तो मोटड़े की पगड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, होली के अवसर पर, श्रावण पर, विवाह के अवसर पर, संक्रांति के अवसर पर, मोटड़े की पगड़ी धौलपुर में। क्या आंसर पीछे पीछे कहीं आ रहा है तेरा, तो याद रखना मोटड़े की पर्वी विवाह के उत्सव पर मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अमीरठ ग्रंथ किसके द्वारा लिखा जाता है, अमीरठ किसके लिए लिखा जाता है, आप कहना होगा कि बिट्टू सुजा करनी दान। देखो बिट्टू सुजा ने तो क्या लिखा था, राव जय सिरोचंद। क्या लिखा था, राव जय सिरोचंद लिखा था। ठीक है गुरुजी, राव जय सिरोचंद लिखा था। चंद्रशेखर केशवदास करनीदान, तो अमीरठ किसने लिखा था, चंद्रशेखर ने लिखा था, यह आपको याद रखा। अमीरठ। अमर चूंदड़ी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है, अमर चूंदड़ी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है, तो अमर चूंदड़ी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं नरसिंह राज पुरोहित, मूलचंद प्राणेश, नानूराम सत्यनारायण सोनी। तो कौन आएंगे यहां पर, नरसिंह राज पुरोहित। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आज का सेशन जबरदस्त रहा होगा और जबरदस्त क्वेश्चन थे। चंद्रशेखर, हाँ चंद्रशेखर, नरसिंह राज पुरोहित, इनका पीछे कैसे चल रहा है, इनका पीछे कैसे चल रहा है,
चलो मैं देखेंगे अब, है ना। और मिलते हैं कल 9 बजे आपके साथ। और तब तक के लिए सब हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे और बढ़िया आपकी तैयारी करते रहे, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। और सभी साथी क्लास को शेयर जरूर करें। मैं 9 बजे आप लाइव पहुंचता हूं यहाँ पर, 9 बजे, है ना। 9 बजे लाइव आ जाता हूं, बिल्कुल। नाइस सेशन भाई, नाइस सेशन है। और ये संख्या है ना, संख्या जुड़नी चाहिए मेरे पास, ऐसे नहीं होता है कभी भी। लेकिन आज हो रहा है, कैसे हो रहा है अब ये मैं नहीं जानता। होनी चाहिए कम से कम भी ना तो 100 तो आपका, आप ही कर सकते हो। 100 संख्या तो होनी होनी कम से कम चाहिए, तब जाकर के क्लासेस चलेंगी। इट्स राहु, ओके सर, ठीक है। मिलते हैं। राजा के 9 रानियां हो सकती हैं, लेकिन किसी रानी के 9 राजा नहीं हो सकते। क्या हंसना सख्त मना है? जवाब देना। नहीं, कोई मना नहीं है हंसना सख्त मना, है ना। हंस सकते हो, अब हंस सको, बिल्कुल मौन की। ध्यान रखना, राजा राजा के कभी कभी पासवाने भी होते हैं। ये पासवाने कोई रानियां नहीं होती है, ये तो यूं ही होती है, ऐसे करके ऐसे ऐसे।